स्टार्ट करते क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 डिटरमाइन P of E on F, a conditional probability of E on F in exercises 6 to 9। 6 से लेके 9 तक क्वेश्चन में P of E on F आपको कैलकुलेट करना है। E की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर? F के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई है, लूडो की डाई समझती है आपको, 1 2 3 4 5 6 रहता है उसके अंदर। उसको 3 टाइम थ्रो किया जा रहा है, एक बार फेंके, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। ई एक इवेंट गिवन है सच दैट 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। डिजिट 4 जो है वो थर्ड टॉस के अंदर आता है, ऐसी इवेंट है। फर्स्ट टॉस और सेकंड टॉस में कुछ भी आता होगा, लेकिन थर्ड टॉस के अंदर 4 आता है। और एफ इज एन इवेंट सच दैट 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहली 2 टॉस के अंदर 6 और 5 आता है, थर्ड वाली टॉस में कुछ भी आ सकता है। ऐसी ये 2 इवेंट डिस्क्राइब करके दी हुई है। तो हमको P ऑफ E ऑन F कैलकुलेट करना है। तो P ऑफ E ऑन F इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, और नीचे F है तो P ऑफ F से उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए अपने को N ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना पड़ेगा, N ऑफ F निकालना पड़ेगा, और N ऑफ E भी अपन निकाल के रख लेते। कभी उसने P ऑफ F अपॉन E पूछ लिया तो आपको वो भी काम में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो देखो। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अगर एक डाई को 3 टाइम फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई को 3 टाइम्स फेंका जाता है। देन डायरेक्ट एन ऑफ एस लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। देखो एक बार फेंकेंगे तो 6 पॉसिबल आउटकम है, फिर सेकंड टाइम फेंकेंगे तो 6 और रहेंगे, फिर थर्ड टाइम फेंकेंगे तो 6 और रहेंगे। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 into 6 into 6 3 टाइम्स। 6 into 6 into 6 इज इक्वल टू 6 6 या 36, और 36 में 6 का इंटू करेंगे तो 216 हो जाएगा। तो ये 216 आउटकम आएंगे एस के अंदर, सैंपल स्पेस के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको इतने ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जब थोड़े बहुत रहते हैं, कम रहते हैं, तो अपन लिखते हैं, इतने नहीं लिख सकते, इतने लिखने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट एन ऑफ एस आ गया अपने पास। अब दोनों इवेंट को डिस्क्राइब करके इसके सेट बना लेते हैं कि इसमें कितने कितने एलिमेंट आएंगे, फिर एन ऑफ ई और एन ऑफ एफ निकालेंगे, और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। तो ई इवेंट है आपकी सच दैट 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। देखिए 4 जो है वो थर्ड टॉस में आना चाहिए। तो इस ई सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, ध्यान से देखना। मान लीजिए फर्स्ट टॉस में अपन ने एक डाई के अंदर 1 आ गया, फिर सेकंड टाइम उसको फेंके तो भी 1 आ सकता है, और थर्ड टाइम में 4 ही आना चाहिए। एक पॉसिबल आउटकम तो ये हो गया इसका। अब मान लीजिए फर्स्ट टाइम फेंके अपन ने तो 1 आया, सेकंड टाइम में 2 आ गया, और थर्ड टाइम में तो 4 ही आना चाहिए। एक पॉसिबल आउटकम ऐसा भी हो सकता है, फर्स्ट टाइम में 1 आया, सेकंड टाइम में 3 आया, और थर्ड टाइम में 4 आया। हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ का एलिमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ का डिजिट 1 था, फिर 2 था, 3 था, ऐसा। एक पॉसिबल आउटकम ऐसा हो सकता है 1 आया पहले, फिर 4 आया सेकंड टॉस में, थर्ड टॉस के अंदर 4 ही आना है। फिर एक पॉसिबल आउटकम ऐसा हो सकता है पहले 1 आया, फिर 5 आया, और थर्ड टॉस में तो 4 ही आना है। फिर ऐसा भी हो सकता है एक पॉसिबल आउटकम 1 आया, फिर 6 आ गया, और थर्ड टॉस में तो 4 ही आना है। बस ऐसे हो गए 1 के साथ में। अभी आगे, और अब इसको मैं बढ़ाते जाता हूँ। देखो अब मैं इसको 1 को 2 करता हूँ। फर्स्ट टॉस के अंदर 2 आया, सेकेंड टॉस के अंदर 1 आया, और थर्ड टॉस के अंदर तो 4 ही आना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, देखो जैसे यहाँ लिखा था मैंने 1 1 1 1 1 ही रहने दिया था, सिर्फ ये वाले सेकंड वाले को बढ़ाते गया था, और थर्ड वाला तो 4 ही आना था। यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, ये 2 को ऐसे ही रहने देता हूँ, ये वाला जो 1 है इसको एक 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 बढ़ाते चले जाएंगे। एक पॉसिबल आउटकम ये हो सकता है फर्स्ट टॉस पे 2 आया, दूसरे पे 2 आया, और थर्ड पे तो 4 ही आएगा। आएगा ऐसा। ऐसा आप आगे तक के बढ़ा देंगे, इसको इतने ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब 2 के बाद में यहाँ क्या आएगा, ये 2 रहेगा, फिर ये 3 हो जाएगा,
ये 4 ही रहेगा, फिर ये 2 रहेगा, फिर ये 4 हो जाएगा, ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, 6 तक के जाएगा। लास्ट वाला लिख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये 2,6,4, ऐसा हो सकता है। फिर और आगे बढ़ते हैं। अब पहली टॉस के अंदर 3 आ गया, दूसरी टॉस में 1 ही आन दो, और थर्ड टॉस के अंदर 4 ही आना है। अब क्या करते हैं, देखो ये बढ़ाते हैं अपन 1 2 3 ऐसा इधर बढ़ा रहा है, और यहाँ पे ये 1 1 आया था, अब दूसरे वाले में 2 2 आया, फिर 3 3 ऐसा आते जाएगा। यहाँ पे ये 3 2 और थर्ड वाले में तो 4 ही आएगा। यहाँ पे एक एक बढ़ाते जाना है ये वाले सेकंड वाले के प्लेस में, और आगे आता जाएगा ऐसे। एक लास्ट वाला लिख देते हैं इसमें, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 3,6,4, और आगे बढ़ाते हैं। अब ये 3 से स्टार्ट किए थे, आप 4 से स्टार्ट कर दो इसको, 4 आ गया, फिर 1 आ गया, और फिर थर्ड में तो 4 ही आना। अब ये वाला जो ये देखो इधर 1 2 3 4 इधर बढ़ते जा रहा है, अब ये वाले 1 को 2 3 ऐसा बढ़ाते जाएंगे, 4, 2, थर्ड में तो 4 ही आना है, और आगे आता जाएगा ऐसा। ये लास्ट वाला देख के लिखना है, ये 4,6,4 ऐसा हो जाएगा। अब देखो फिर और बढ़ाओ, यहाँ 5 कर दो, ये 1, और ये 4 ही रहेगा थर्ड वाले में, फिर ये 1 1 को बढ़ाते, ये 1 1 बढ़ाते जाओ, ये सेकंड वाला 2 3 4 ऐसा करते जाओ इसको। ये 5, 2, थर्ड वाले में तो 4 ही आना है, फिर डॉट डॉट ऐसा आगे बढ़ते जाएगा 3 4 ऐसा, और ये लास्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा 5,6,4। देखो आपको दिख नहीं रहा हो, ऊपर करके दिखा रहा हूँ ये, ठीक। अब एक और 5 तक चले गए अपन, यहाँ पे अब 6 ले लो आप आखिरी, 6,1,4। अब इनको 6 को ऐसी रहने दो, ये 4 को भी ऐसी रहने दो, ये 1 को 2 3 4 है, 1 1 को बढ़ाते जाओ, ये 6,2,4 और डॉट डॉट 2 3 4 ऐसा बढ़ता जाएगा। और एक आखिरी वाला क्या आ जाएगा, आखिरी वाला आ जाएगा आपका 6,4 ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे 6 ऐसी रहेगा, ये वाले को बढ़ाना है 1 2 3 4, और ये लास्ट का तो 4 ही आना चाहिए सब। तो देखो बस इससे ज्यादा पॉसिबल आउटकम नहीं आएंगे इसके अंदर। अब ये जो इवेंट लिखी थी उसी को डिस्क्राइब कर रखी है यहाँ पे, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। देखो थर्ड टॉस के अंदर आपको 4 ही दिखेगा, तो इतने पॉसिबल आउट, तो कितने होगा ये 1 2 3 4 5 6 ये है, और इस रो में भी 6 है, इस रो में भी 6 है, और कितनी रो है ये 1 2 3 4 5 6 6 6 जा 36 होंगे इस के अंदर, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। यहाँ का दिख रहा है आपको, देख लेना। तो दैट इज एन ऑफ ई कितना हो गया 36। देखो थोड़ी मेहनत करके लिखना है इसको, क्योंकि अभी कॉमन वॉमन देखने में आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए। लिखने की आइडिया ही बताया मैंने आपको, 1 से स्टार्ट करो, ये इधर 1 लिखे, फिर ये वाले 1 को चेंज करते जाना है, आखिरी में तो 4 आना, फिर इधर एक एक बढ़ाते जाओ इस रो में ऐसा, और इधर ये 1 के प्लेस पे बढ़ाते जाओ, आखिरी वाले में तो 4 ही रखना आपको, तो ऐसे 36 ही बनेगा। अब जो सेकंड इवेंट है वो क्या है, इधर के पेज में ले लेता हूं मैं। एफ is an event such that 6 and 5 appears respectively on first two tosses. F is an event 6 and 5 appears respectively on first two tosses. On first two tosses. पहली दो टॉसेस के अंदर क्या आना चाहिए 6 और 5, पहले वाले में 6, दूसरे वाले में 5, और तीसरे वाले में कुछ भी आए। तो इस ऐप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देखो पहले में 6, दूसरे में 5 आना, और तीसरे में 1 आ सकता है। ये दो तो फिक्स रहेंगे 6 और 5, ये 1 2 3 4 5 ऐसा लिखते हो इसको। एक आउटकम हो जाएगा 6, 5, 2, पहले दो में 6 और 5 चाहिए, फिर 6, 5, 3, फिर 6, 5, 4, लास्ट वाले को बढ़ाते जाओ,
6 और 5 फिक्स है, 6,5,5 और एक और 6,5,6, बस इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे इसमें। देख लो आप इसको, 5 एंड 6, 6 एंड 5 अपीयर्स ऑन रिस्पेक्टिव मतलब पहले वाले में 6, दूसरे वाले में 5 ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहली 2 टॉसेस में 6 और 5 भी दिखेंगे आपको, देख लो। थर्ड वाली टॉस में 1 2 3 4 5 और ये 6, तो कितने पॉसिबल आउटकम हो गए ये? दैट इज n ऑफ f इज इक्वल टू 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 आ गया, n ऑफ e भी आ गया, n ऑफ f भी आ गया। अब e इंटरसेक्शन f की भी जरूरत पड़ेगी अपने को, तो e इंटरसेक्शन f निकाल लो पहले। e इंटरसेक्शन f, e इंटरसेक्शन f के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो देख लो। देखो इसमें क्या हो रहा है कि थर्ड वाली टॉस के अंदर 4 है, थर्ड वाली टॉस के अंदर 4 है, तो और इसमें क्या है 6 और 5 तो है, और थर्ड वाली टॉस के अंदर 4 ये वाला दिख रहा है, ये एक एलिमेंट कॉमन होगा 6,5,4। अब देखो इसमें 6,5,4 कहाँ आएगा? इसमें यहाँ पे आएगा ये वाला, देखो ये दिख रहा है आपको एकदम लास्ट वाला, ये वाला, ये 6,6,4 है। इसके जस्ट पहले वाला जो होगा, इसके पहले वाला वो क्या होगा? इसके पहले वाला होगा 6,5,4। यहाँ पर देख लो आप, ये वाला, ये लास्ट का 6,6,4 है, तो ये 6,5,4 होगा इसके पहले वाला। और ये इकलौता इसके अंदर ऐसा है जिसमें 6 और 5 एक साथ में आ रहा है और लास्ट में 4 आ रहा है, और यही वाला आपका इधर एक बार दिख रहा है 6,5 पर, तो ये एक एलिमेंट कॉमन होगा दोनों के अंदर, ध्यान से देखेंगे आप। तो 6,5,4, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ में एक आया, तो दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1 होगा। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका 1 के इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। ध्यान से देख लो आप, चेक करके, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा ई और एफ। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें तो 4 है और इसमें लास्ट में सभी में 4 है, तो ऐसा एक ही आउटकम है इधर 4 वाला जिसके लास्ट में 4 है, तो इसलिए एक ही एलिमेंट कॉमन आएगा। अब सारी चीजें आ गई अपने पास में, अब डायरेक्ट अपन पी ऑफ ई ऑन एफ निकालते। नाउ पी ऑफ ई ऑन एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ इज इक्वल टू, देखिए दो इवेंट है यहाँ पर ई और एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाता है न्यूमरेटर में, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन डिनोमिनेटर में एफ है तो पी ऑफ है। यह है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई ऑन एफ का फॉर्मूला, इसके अंदर वैल्यू रखते हैं विच इज इक्वल टू, अब देखिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितना एलिमेंट है? 1 है, और इसको एन ऑफ एस से डिवाइड करेंगे। एन ऑफ एस कितना था? 216, तो 1 अपॉन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 260। फिर ऐसे ही एन ऑफ पी ऑफ एफ को क्या लिखेंगे? एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है? एन ऑफ एफ की वैल्यू है 6 और एन ऑफ एस की वैल्यू है 2 अपॉन 260, ये हो जाएगा 6 अपॉन 260। ये प्रोबेबिलिटी हमने बना के लिख दी यहाँ पे, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ये डबल फ्रैक्शन है तो 216 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, इस पे ही कैंसिल कर दिए। फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई अपनी? 1/6। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बस यही आपका आंसर हो गया। चलिए मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको। ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन 1/6। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। मदर, फादर और सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। फैमिली पिक्चर के लिए रैंडमली लाइन अप होते हैं ना, यहाँ खड़े हो जाओ, फिर तुम बीच में हो जाओ, तुम साइड में आ जाओ, ऐसी फोटो लेते हैं। ई इवेंट डिस्क्राइब करके दी हुई, सन ऑन वन एंड, सन को एक किनारे पे रखना है, इधर या तो बेटा मम्मी के साइड में हो जा या पापा के साइड में हो जा, एक किनारे पे रखना है उसको, ये ऐसी इवेंट। फादर, एफ इज एन इवेंट सच दैट फादर इन मिडल, और पिताजी को बीच में रखना है, फादर को बीच में रखना है। ऐसी 2 इवेंट है, तो इसके लिए अपने को पी ऑफ ई ऑन एफ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मदर, फादर एंड सन को लाइन अप जब करेंगे तो इसके कितने पॉसिबल केसेस आएंगे वो अपन लिखते हैं। तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं इसका, एस सैंपल स्पेस।
मदर के लिए एम यूज करूंगा, फादर के लिए एफ और सन के लिए कैपिटल एस। मान लीजिए मदर को अपन ने यहाँ पे खड़ा कर दिया, बीच में फादर आ गए और यहाँ पर सन को कर दिया। चलिए ठीक है, तो एक तो सिचुएशन ऐसी हो गई। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, अभी देखो फादर को बीच में रहने देते, मदर और सन की पोजीशन चेंज कर देते। तो पहले मदर थी, अभी सन को यहाँ कर दिया मैंने, फादर को बीच में ही रहने दो और मदर को यहाँ, ऐसा हो गया। चलो अब फादर को बीच में से निकालो, अब एक बार मम्मी को बीच में करो। तो पहले यहाँ पर फादर को यहाँ कर दो, मम्मी को बीच में करना है, बीच वाले पे फोकस है अपना, फोटो खींचने वाला भी बीच वाले के ऊपर फोकस करता है। फादर इधर आ गए, मदर बीच में है और सन को यहाँ कर दो। अब अगली फोटो में मदर को बीच में ही रहने दो और सन और फादर की पोजीशन को चेंज कर दो। तो सन यहाँ आ जाएगा, यहाँ मदर और ये फादर। अब देखो एक बार मम्मी बीच में, एक बार पापा बीच में हो गए, एक बार मम्मी बीच में हो गई, अब उनका पोटा भी पोटा नहीं, मतलब अब उनका सन बीच में आ जाएगा एक बार। तो सन को बीच में लेना है, तो फादर को यहाँ कर दो, सन को यहाँ कर दो और मम्मी को यहाँ कर दो। अब सन को बीच में ही रहने दो, फादर और मदर की पोजीशन चेंज कर दो। तो मदर को यहाँ कर दो, सन को यहीं रहने दो और फादर को यहीं दो, फादर को यहाँ कर दो, बस। अब कितना भी बड़ा फोटोग्राफर आ जाए, 100 साल से फोटो खींच रहा हो, 200 साल से फोटो खींच रहा हो, इससे ज्यादा पॉसिबल आउटकम उसका बाप भी नहीं बना सकता। इससे ज्यादा लाइनअप उनको कोई नहीं कर सकता, है ना। इससे ज्यादा लाइनअप वो होंगे ही नहीं। आप अगर किसी ने इधर उधर करने की कोशिश करा तो ये रिपीट हो जाएंगे। देखो इसको बनाए कैसे हम लोग, एक बार फादर को बीच में रखे, बीच वाले पे फोकस है अपना, मदर को यहाँ कर दिए, और बोलने में जरा वो लग रहा है, पापा को यहाँ कर दिए, मम्मी को यहाँ कर दिए और सन यहाँ आ गया। अब पापा को यहीं रहने दिए, है ना। अब सन की और मदर की पोजीशन चेंज कर दी, सन को यहाँ कर दी, मम्मी को यहाँ कर दी। फिर फादर एक बार हो गए बीच में, दोनों की फोटो ले ली आजू बाजू में, इनका काम खत्म। चलो अब साइड में आ जाओ, इधर साइड में करती हूँ उनको, मम्मी इधर खिसक गई, यहाँ बीच में आ गई, मदर यहाँ आ गई, फादर यहाँ आ गए और सन यहाँ आ गए। ठीक है, अब मम्मी वही रहेगी बीच में डटी हुई। अब ये सन और फादर अपनी पोजीशन फिर से चेंज कर लेंगे, मम्मी यही है बीच में, सन इधर आ गया और फादर इधर हो गया। चलो अब ये दोनों बीच बीच में इनने फोटो खिंचा ली, मदर ने भी और फादर ने। अब वो पोट्टा आ गया बीच में सन यहाँ आ गया हो, हाँ। अब एक साइड में पापा खड़े हो गए इधर और एक साइड में मम्मी खड़ी हो गई, हाँ। अब फिर भी वो वहीं का वहीं डटा हुआ है। अब वो मम्मी और पापा की पोजीशन को फिर चेंज करा रही है, देखो बीच में डटा हुआ है पोट्टा, पोट्टा मतलब उसका सन, हाँ। तो अब ये मम्मी पहले इधर थी, अब मम्मी इधर आ गई, फादर इधर आ गई, तीनों लोग बीच में खड़े होके एक एक बार उन्हें दो दो लोगों को साइड में रख के फोटो खिंचा लिया। अब इससे ज्यादा पॉसिबल आउटकम होंगे नहीं। मैंने बताया आपको कि कोई कितना भी बड़ा फोटोग्राफर होगा, कितना भी अच्छा फोटोग्राफी करता होगा, कहीं पे भी करता होगा, बॉलीवुड में करता होगा, हॉलीवुड में करता होगा, लेकिन वो इससे ज्यादा तरीके से इनको लाइन अप नहीं करा सकता। अब वो कराएगा तो वो रिपीट हो जाएंगे केसेस। तो कितने पॉसिबल केसेस है, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस क्या हो गया आपका, दैट इज एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। देखिए इसमें सीक्वेंस ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जिसको भी, आप किसी को भी रखिए आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन इतने ही पॉसिबल आउटकम आएंगे। अब चलिए दोनों इवेंट को लेते हैं एक बार। ई is an event such that sun on one end, सन जो है एक किनारे के ऊपर, ढूंढ लो कहां पर किनारे के ऊपर था सन। देखो एक किनारे पे यहाँ खड़ा हुआ था, एक तो ये आ जाएगा किनारे, मतलब या तो शुरू में हो या आखिरी में, और एक किनारे पे वो यहाँ खड़ा हुआ है, दो। और देखो किनारे पे कहाँ पे खड़ा है सन, एक यहाँ खड़ा है किनारे पे, एक यहाँ भी खड़ा है किनारे पे। बस बाकी दो केसेस में तो बीच में जमा लिया हमने पोजीशन, है ना। ये दो केसेस में बीच में जमा लिया ना, बाकी तो आजू बाजू में था। तो कितने केसेस हो रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों केसेस को लिख लो यहाँ पे। एम एफ एस किनारे पे रहना चाहिए सब, फिर एस सेकंड वाला एस एफ एम, फिर थर्ड वाला एफ एम एस, और फोर्थ वाला एस एम एफ। लिखने के बाद चेक करके देख लो कि सन ऑन वन एंड, एक किनारे पे ही होना चाहिए सन को। देखो किनारे पे किनारे पे किनारे पे और ये किनारे पे, तो दैट इज कितने केसेस हो गए, एन ऑफ ई इज इक्वल टू 4, 4 केसेस हैं, 1 2 3 4। अब सेकंड इवेंट है एफ। एफ इज एन इवेंट फादर इन मिडिल, फादर इन मिडिल।
तो आप बीच में देख लो कौन से केसेस है, बीच वाले केसेस। एक तो यहाँ पे एक, फिर एक यहाँ पे मिडिल में दो, बस दो ही जगह होंगी बीच में, बाकी तो कहीं पे आएंगे नहीं, है ना, बीच में दो ही जगह है। तो ये दो केसेस है। एफ के अंदर आ गया फर्स्ट वाला एम एफ एस और सेकंड वाला एस एफ एम, बस ये दो ही केसेस हैं जिसके अंदर फादर मिडिल में आ रहा है। तो 1 2 दैट इज एन ऑफ एफ इज इक्वल टू 2। अब अपने को पी ऑफ ई ऑन एफ के लिए इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ई और एफ के, तो उसका इंटरसेक्शन निकाल लो। एंड ई इंटरसेक्शन एफ, देखो ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में क्या चीज कॉमन है, तो इसमें एफ में दो ही है और इसमें चार है, तो ये दो और चार में से यही वाले तो कॉमन हो सकते। तो देखो ये वाला दिख रहा है क्या आपको, एम एफ एस ई में भी है और एफ में भी है, एस एफ एम एफ में भी है और एस एफ एम इसमें भी, बस ये दो ही कॉमन होंगे दोनों के। दोनों केसेस को लिख दो, एम एफ एस और एस एफ एम, दो ही होंगे भाई कॉमन। दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, सब निकाल लिए अपन। अब डायरेक्ट अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते ई की एफ के ऊपर। नाउ पी ऑफ ई ऑन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ई और एफ इंटरसेक्ट, ई और एफ इवेंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, नीचे एफ है तो पी ऑफ, बस इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो ये एन ऑफ पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, एन ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस, तो ये एन ऑफ इंटरसेक्शन एफ 2 है और एन ऑफ एस आपका कितना है 6, तो 2/6 हो गई। कौन सी प्रोबेबिलिटी, ये वाली पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। ऐसे पी ऑफ एफ, एन ऑफ एफ कितना है, एन ऑफ एफ है 2 और एन ऑफ एस है 6, तो 2/6। देखो ऊपर भी 2/6 है, नीचे भी 2/6 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पूरी तरह ही कैंसिल हो गए। क्या आ गया, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। बस यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई, ई की प्रोबेबिलिटी। अब ई क्या था, सन एक एंड के ऊपर, जबकि आपको ये मालूम था कि फादर जो है वो मिडिल में, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकली। ई ऑन एफ का मतलब ये होता है कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकली किसके ऊपर, एफ के ऊपर। ई क्या था, सन एक एंड के ऊपर है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, जबकि आपको ये मालूम है कि फादर जो है वो मिडिल में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1। आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा 9 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। देखिए एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की डाई है। डाइस जो होता है, डाई का प्लूरल फॉर्म होता है, एक डाई रहती है तो उसको डाई कहते हैं और एक से ज्यादा डाई रहती है तो उसको डाइस कहते हैं। तो एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 तक के मेंशन होंगे, देखिए आपने। तो ए और बी दो पार्ट है, तो ए पार्ट क्या, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अभी क्या हो रहा था कि आपको डायरेक्ट पी ऑफ ई अपॉन एफ आप निकाल रहे थे, अब यहाँ पे आपको सिचुएशन को समझना है और फिर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना मतलब वही फ्रैक्शनल वाली ई अपॉन एफ, एफ अपॉन ई ऐसा निकालना। ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ ग्रेटर देन 9, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, जैसे ये पी ऑफ ई ऑन एफ रहता है ऐसा, तो इसमें ई की प्रोबेबिलिटी निकलती है, जो ऊपर रहता है उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को ऑब्टेन करना है या निकलती है, किसके ऊपर निकलती है, जो नीचे रहता है। ठीक, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा सम आने की प्रोबेबिलिटी निकालना आपको। ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन, दो डाई को फेंकेंगे, एक पे 4 आ गया और दूसरे पे 6 आ गया, तो ये 9 से बड़ा सम हो गया। 4 + 6 करेंगे तो 10, तो 9 से ग्रेटर सम आना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए, 9 से ग्रेटर सम। गिवन दैट, ये गिवन दैट आपको ये गिवन है, जो गिवन रहेगा वो वाली इवेंट नीचे रहती है। द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, जो काले कलर की डाई है, ब्लैक कलर की डाई है, उसके ऊपर 5 आना चाहिए। तो मैं ये दोनों इवेंट को सपोज करूंगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना रहेगा उसको अपन ई ले लेंगे और जिसके ऊपर निकालना रहेगा उसको एफ ले लेंगे।
अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ई वाली इवेंट पहले लिखी रहेगी, एफ वाली इवेंट बाद में लिखी रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी एफ गिवन वाली को पहले लिख देता हूँ और जो निकालना रहता है उसको बाद में लिख देता। तो आपको याद रखना है कि जो चीज आपको निकालना है वो वाली इवेंट आपकी ऊपर रहेगी, मतलब वो ई रहेगी, और जो जिसके बेस पे आपको निकालना जो गिवन रहेगा आपको वो एफ रहेगा। कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अपन जो जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है पी ऑफ ई ऑन एफ के हिसाब से ई वाली कैलकुलेट करेंगे अपन जो निकालना, और एफ अपने को गिवन रहेगी। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, गिवन द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ब्लैक डाई के ऊपर 5 आना चाहिए। तो देखो ये वाली इवेंट जो है ये अपॉन में रहेगी अपनी, ये गिवन है तो इसको अपन बेस में ले लेंगे, अपॉन में लेंगे, और ये वाली आपको कैलकुलेट करना। अब देखिए एक ब्लैक डाई और एक रेड डाई है, दोनों को जब अपन थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम पहले निकालना है अपने को। तो ब्लैक डाई के ऊपर भी 6 पॉसिबल आउटकम है और रेड डाई के ऊपर भी 6 पॉसिबल आउटकम है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 36 हो जाएंगे। तो पहले मैं वो लिखता हूँ, फिर बी पार्ट की बात अपन बाद में करेंगे। अ ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, रोल्ड मतलब ऐसी फेंक दी। देन एन ऑफ एस लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट, ब्लैक वाली में 6 पॉसिबल आउटकम और रेड वाली में 6 पॉसिबल, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 पॉसिबल आउटकम हो। अब दो इवेंट सपोज करना पड़ेगा अपने को, एक ये जिसका सम ग्रेटर देन 9 हो जाए, और ये ब्लैक डाई के ऊपर रिजल्टेड क्या आना चाहिए 5। तो लेट एक इवेंट ई ले लेता हूँ, ई के प्लेस पे ए और बी भी ले सकते हैं आप, ई और एफ के प्लेस पे ए और बी भी ले सकते हैं अपन, ई और एफ ही लेते हैं। ई obtaining a sum greater than 9, एक इवेंट डिस्क्राइब करके लिख रहा हूं मैं यहां से देख के, obtaining a sum greater than 9, 9 से बड़ा सम क्या होगा, क्या क्या हो जाएगा भाई 9 से बड़ा सम, दैट इज देखो दो डाई को आप फेंकेंगे तो दोनों पे 6 6 आ गया तो 12, ये तो मैक्सिमम सम, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। एक पे 6 आ गया, एक पे 5 आ गया तो 6 + 5 11, दोनों पे 5 5 आ गया तो 10, एक पे 4 एक पे 5 आ गया तो 9, तो 9 तो चाहिए नहीं अपने को। ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या होता है, या तो सम 10 आना चाहिए, दैट इज सम क्या आना चाहिए आपका 10 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए जो 9 से बड़ा है, या फिर 12 आना चाहिए। बस ये तीन ही टाइप के सम आएंगे, 12 से ज्यादा सम नहीं होगा दोनों डाई के ऊपर भाई, क्योंकि 6 6 जो है वो मैक्सिमम है और 1 वो मिनिमम है। तो 1 + 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, 6 + 6 करेंगे तो 12 आएगा, 5 + 5 6 + 5 करेंगे तो 11 आएगा, और 5 + 5 करेंगे तो 10 आएगा। तो obtaining a sum greater than 9 से बड़ा सम एक 10 होगा, एक 11 होगा और एक 12। तो अब ये तीनों के लिए आपको केसेस बनाना पड़ेगा इस इवेंट के अंदर, ई के अंदर। तो देखो क्या क्या हो जाएंगे ई के अंदर। पहले 10 सम के लिए ले लेते, तो 10 सम के लिए मिनिमम एक डाई पे अगर 4 आ जाए तो बस दूसरे पे क्या आना चाहिए 6, 4,6 एक केस हो गया, देखो दोनों को प्लस करके देखो 10 आएगा। ऐसा भी हो सकता है पहले वाले पे 5 आ गया, दूसरे वाले पे भी 5 आ सकता है 10 के लिए, हो सकता है ना 10। फिर ऐसा हो सकता है पहले वाले पे 6 आ गई तो दूसरे वाले पे 4 आ सकता है। अब पहले वाले पे 4 दूसरे तो अपने लिख लिए, अब बताओ इससे ज्यादा केस होंगे कि 10 के, नहीं होंगे, तीन ही केस होंगे, या तो दोनों पे 5 5 आ जाए, या एक पे 4 आ जाए, एक पे 6 आ जाए, या एक पे 6 6 पे 4। तो ये 10 के लिए तो 3 केस बने। अब 11 के लिए देख लो क्या क्या होंगे। 11 के लिए पहले वाले पे 5 आ गया और दूसरे वाले पे 6, या पहले वाले पे 6 आ गया, पहले वाला बोले तो पहले वाला आपका क्या है ब्लैक है और दूसरी वाली रेड है, ब्लैक वाले पे 6 आ गया और रेड वाले पे 5 आ गए। बस ये दो ही केसेस होंगे 11 के लिए, दो ही होंगे। अब देखो 12 के लिए ब्लैक वाले पे भी 6 और रेड वाले पे भी 6 आना चाहिए, 6,6। बस 12 के लिए दो ही के एक ही केस बनेगा आपका। तो बस इतने पॉसिबल आउटकम होंगे, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अब ये किस सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रेटर देन 9 बोले तो 10 11 और 12, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए आपको। तो दैट इज
एन ऑफ ई इज इक्वल टू कितना 6, 1 2 3 4 5 6। अब सेकेंड वाली इवेंट सपोज करते अपन क्या, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5 वाली, लेट एफ इज एन इवेंट, द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। देखिए ब्लैक और रेड कलर की डाई है तो आपको आसानी से पहचान में आ जाती ब्लैक और रेड। देखो मान लो पहली वाली ब्लैक है, ये ब्लैक डाई है, और दूसरी वाली रेड है ना। तो उसके कलर से तो आपको समझ आए कौन सी ब्लैक और कौन सी रेड है। तो ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ब्लैक वाली पर क्या आना चाहिए 5 आना, तो अपन ने ब्लैक को पहले लिखे, तो पहले वाले पे 5 आना चाहिए, दूसरे पे कुछ भी आ जाए। तो ऐप के अंदर क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे पहले वाले पे आपका क्या आना चाहिए 5, ब्लैक वाले पे 5 आना चाहिए। तो क्या हो सकती है एक सिचुएशन 5,1। देखो ब्लैक वाले पे 5 आ गया और रेड वाले पे कुछ भी आया 1 आ गया, ब्लैक वाले पे 5 आ गया, रेड पे 2 आ सकता है, ब्लैक वाले पे 5 आया, रेड पे 3 आ सकता है, ब्लैक वाले पे 5 आया, रेड पे 4 आ सकता है, ब्लैक वाले पे 5 आया, रेड पे 5 भी आ सकता है, ब्लैक वाले पे 5 आया और रेड वाले पे 6 आ। बस ब्लैक वाले पे आपको 5 ही आना चाहिए, रेड वाले पे कुछ भी आए 5 5 5 5 5 5। देखो सीक्वेंस, इस पे 5 आया, इस पे 1 2 3 4 5 6। बस इससे ज्यादा पॉसिबल आउटकम नहीं होंगे। कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6, दैट इज एन ऑफ एफ। जैसी सिचुएशन है उसी को ध्यान से पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग केसेस बनाना है। 6 हो गया, एन ऑफ एफ आपका 6 हो गया। अब अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ निकालना है। सम 9 वाले को ई लिए और ब्लैक वाले को एफ लिए, तो पी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है अपने। तो ई इंटरसेक्शन एफ ले लो, एंड ई इंटरसेक्शन एफ। देखो ई और एफ के अंदर क्या क्या चीज कॉमन है, इसमें और इसमें 5 वाले कॉमन, जिसके पहले में 5 है। तो पहले में 5 वाले देखो इसमें कौन कौन से हैं। ये फर्स्ट वाले में 5 एक ये दिख रहा, फर्स्ट वाले में 5 एक ये दिख रहा, 2 दिख रहा है इसमें। इसमें देखो यही वाले होंगे 5,5 ये रहा, और 5,6 ये 2 कॉमन दिख रहे, 5,5 और 5,6 देख लो आप ध्यान से। 5,5 दोनों में है और 5,6। बस तो दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 2। 2 केसेस हैं 1 2। अब डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं अपन। क्या देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोल देता हूं इसको, इतना बड़ा ना लिख के, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, देखो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख देंगे तो आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपको प्रोबेबिलिटी किस बात की क्या कैलकुलेट करना है, कि ऑब्टेनिंग द सम 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो रिक्वायर्ड लिख दिया आपने, तो उतना सब लिखने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट पी ऑफ, हमने उनका सम 9 आने वाली इवेंट को ई लिए थे, ये कैलकुलेट करना है किसके ऊपर, गिवन दैट क्या है एफ के ऊपर। एफ क्या लिए अपन ने, ब्लैक डाई के ऊपर 5 आता है, तो ये ई ऑन एफ ऐसा होगा। ये प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट, यहां से आपके सम 9 से ग्रेटर आने की प्रोबेबिलिटी आ रही, किसके ऊपर गिवन क्या है कि ब्लैक डाई के ऊपर हमेशा 5 आ रहा इज इक्वल टू। देखो यहाँ पर ई और एफ 2 इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, और अपॉन नीचे एफ था यहाँ पे तो पी ऑफ है, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे विच इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2 है और एन ऑफ एस कितना है 36, तो 2/36 हो जाएगी। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 2/36। फिर ऐसे पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी, एन ऑफ एफ कितना है, एन ऑफ एफ 6 है और एन ऑफ एस 36, 6/36 यही होगा। चलिए इसको कैंसिल कर दो, 36 और 36 कैंसिल आ जाएगा डबल फ्रैक्शन में, तो ऊपर नीचे आई क्वांटिटी कैंसिल, क्या आ गया 2/6। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये आ गया आपका 1/3। ये आपका आंसर होगा।
देखिए ये 1/3 obtaining a sum greater than 9 की प्रोबेबिलिटी है, और गिवन क्या है आपको कि जो ब्लैक डाई है उसके ऊपर 5 आता है, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3। ध्यान से, अब ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये और क्लियर होता चला जाएगा। देखिए आंसर दिखाता हूँ मैं 10 नंबर का, ये रहा 10 का ए था ये 1/3। अभी बी पार्ट और है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। सम 8 आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना। गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, और गिवन ये है आपको कि रेड डाई के ऊपर जो रिजल्ट है वो नंबर कैसा आना चाहिए, लेस देन 4, 4 से लेस नंबर आना चाहिए रेड डाई के ऊपर। तो एक रेड डाई और एक ब्लैक डाई थी आपकी, दोनों को जब रूल करेंगे तो पॉसिबल आउटकम आपके एन ऑफ एस 36 है। इसको फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि नया ही क्वेश्चन हो गया। और ब्लैक डाई black and red dice are rolled, then देखिए एक ब्लैक डाई, मान लीजिए ये ब्लैक है और ये रेड, ये दो डाई को रोल किया जा रहा है, एक ब्लैक और एक रेड। तो अब ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, देन एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, ब्लैक वाली में 6 पॉसिबल आउटकम है और रेड वाली में भी 6 पॉसिबल आउटकम, तो 6 6 या 36। ये मैंने फिर से लिख लिया, इसको एक बार लिख चुके थे। अब यहाँ देख, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना आपको फ्रैक्शन वाली, पी ऑफ ई अपॉन एफ वाली। ऑब्टेनिंग द सम 8, ऑब्टेनिंग द सम 8, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, तो इसको अपन ई ले लेते हैं इस इवेंट को। गिवन दैट, और गिवन क्या रहेगा आपका, द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, रेड डाई के ऊपर नंबर कैसा आना चाहिए, लेस देन 4, इसको अपन एफ ले लेंगे। तो फाइनली अपने को क्या निकालना पड़ेगा, पी ऑफ ई ऑन एफ। इसको ले लूंगा मैं ई, ये वाली इवेंट को ई ले लूंगा, और ये वाली जो इवेंट है इसको एफ ले लूंगा, इसको ई और इसको एफ, तो अपने को ई ऑन एफ निकालना पड़ेगा। चलिए सपोज करते हैं इसको, लेट ई इज एन इवेंट सच दैट, लिख लो इसको, obtaining the sum 8, obtaining the sum 8, सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो अब 8 सम वाले कौन कौन से केसेस हो जाएंगे दोनों डाई के अंदर, देखो सबसे छोटा नंबर 1 है, सबसे बड़ा 6 है, तो अगर एक डाई पे 1 आ रहा और दूसरे पे 6 आ रहा तो भी 8 नहीं होगा। हाँ, पहले पे अगर एक डाई पे 2 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए तो सम 8 हो जाए। पहले पे 3 आ जाए, एक डाई पे 3 आ जाए, ब्लैक पे 3 आ जाए और रेड पे कितना आना पड़ेगा, 5, 8 करने के। ब्लैक डाई पे 4 ले लो तो रेड डाई पे भी 4 आना चाहिए सम 8 के लिए, 4,4। ब्लैक डाई पे अगर अपन 5 आ जाता है तो रेड डाई पे कितना आना पड़ेगा, 3। ब्लैक डाई पे अगर 6 आ जाता है तो रेड डाई पे कितना आना पड़ेगा, 2। बस, अब इससे ज्यादा तो बनेंगे नहीं। देख लो आप, सम 8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने आ रहे हैं, 5। दैट इज n ऑफ e इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है भाई, ऑब्टेनिंग द सम 8, एक ब्लैक है एक रेड, दोनों के ऊपर सम 8 आने वाले केसेस लिखा है। इससे ज्यादा केसेस नहीं बनेंगे, ना ज्यादा लिखना आपको ना कम लिखना है। अब दूसरी इवेंट क्या है, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, रेड डाई के ऊपर 4 से लेस नंबर आना चाहिए। तो इसकी इवेंट को भी सपोज कर लेते हैं अपन, एफ सच दैट द रेड डाई resulted in a number less than 4। अब देखो जो रेड डाई है, रेड डाई अपने सेकंड नंबर वाली है, अपन रेड, इस पे नंबर कैसा आना चाहिए, 4 से लेस। तो 4 से लेस क्या क्या नंबर हो जाएंगे, दैट इज 4 से लेस क्या क्या नंबर होंगे, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, तो 1 2 3। बस रेड डाई के ऊपर 1 2 3 आना चाहिए, ब्लैक डाई पे कुछ भी आ सकता है। तो अब देखो इसके पॉसिबल आउटकम कितने बने, ध्यान रखेंगे आप, रेड डाई के ऊपर 1 2 3 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो ब्लैक डाई पे कुछ भी आए, देखो पहला वाला जो डिजिट है वो ब्लैक डाई का लूंगा मैं और दूसरा वाला रेड डाई। तो मान लीजिए ब्लैक डाई पे 1 आ गया तो
तो रेड पे भी 1 आ सकता है। फिर ब्लैक पे 1 आ गया तो रेड पे आपका 2 आ सकता है। फिर ब्लैक पे 1 आ गया तो रेड पे आपका 3 आ सकता है। बस 1 लेंगे आप तो इस पे 1 2 3 आना चाहिए। आप 4 नहीं ले सकते, आप 1,4 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 से लेस नंबर चाहिए अपने को ये सेकंड वाले। चलिए अब ऐसा हो सकता है ब्लैक पे 2 आ गया तो रेड पे 1 आ सकता है, ब्लैक पे 2 आ गया तो रेड पे 2 आ सकता है, ब्लैक पे 2 आ गया तो रेड पे 3 आ सकता है। बस 2,4 नहीं आएगा। तो ब्लैक पे तो 2 आ सकता है लेकिन रेड पे 4 नहीं आ सकता। अब दूसरा लो, ब्लैक पे 3 आ गया, रेड पे 1 आया, ब्लैक पे 3 आया, रेड पे 2 आ सकता है, ब्लैक पे 3 आया, रेड पे 3 आ सकता है। बस 3,4 नहीं आएगा क्योंकि ब्लैक पे अपने को 1 2 3 चाहिए। दूसरा केस, ब्लैक पे 4 आ गया, रेड पे 1 आ सकता है, ब्लैक पे 4 रेड पे 2 आ सकता है, ब्लैक पे 4 रेड पे 3 आ सकता है। बस 4,3 तक ही आएगा। 4,4 नहीं होगा क्योंकि रेड डाई के ऊपर 3 से ज्यादा नहीं आ सकता। 1 2 3 4 से लेस होना चाहिए। फिर ब्लैक पे 5 आ गया, रेड पे 1 आ सकता है, ब्लैक पे 5 आ गया, रेड पे 2 आ सकता है, ब्लैक पे 5 आ गया, रेड पे 3 आ सकता है। बस 5,4 नहीं आ सकता क्योंकि रेड के ऊपर 4 नहीं आएगा, रेड के ऊपर 1 2 3 चाहिए। अब एक केस और, 6 आ गया आपका ब्लैक पे, इस पे 1 आ सकता है रेड पे, 6,2 हो सकता है और 6,3। बस इससे ज्यादा केसेस नहीं बनेंगे, 6,4 नहीं आएगा और 6 तो हाईएस्ट रहता है। बस काउंट कर लो, इससे ज्यादा केसेस नहीं आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 केसेस आ गए। समझ में आ रहा है? 18 केसेस। आप इसमें फोकस करो कि जो रेड डाई अपन ने सेकंड नंबर पे लिए तो ये सेकंड डाई के ऊपर या रेड डाई के ऊपर 1 2 3 आना चाहिए जो 4 से लेस है। ब्लैक डाई पे कुछ भी आ सकता है 1 से लेके 6 तक, लेकिन रेड डाई के ऊपर 4 से लेस मतलब 1 2 3 आना चाहिए। तो देखो सारे केसेस में 1 2 3 से ज्यादा मैंने लिया था। तो ये एन ऑफ एफ हो गया आपका, दैट इज एन ऑफ एफ इज इक्वल टू 18। अब अपने को पी ऑफ ई ऑन एफ निकालना है तो इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो इंटरसेक्शन दे दो एंड ई इंटरसेक्शन एफ में देखो क्या है। देखो ई में तो ये 5 ही एलिमेंट है, उसमें ये तो ये 5 वाले ढूंढो आप। है क्या इसमें 2,6 है क्या? इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें अपने को यहाँ पे 1 2 3 है सेकंड वाले रेड डाई के ऊपर, तो ये 4 भी नहीं। ये वाला देखो इसमें 3 दिख रहा है, ये दिख रहा है 5,3, ये इसमें भी होगा 5,3। ढूंढ लो इसमें 5,3, ये देखो ये 5,3, एक तो 5,3 हो गया। ये 6,2 आ सकता है ना, एक ये 6,2, इसमें भी होगा 6,2, ये रहा 6,2। बस ये दो ही आउटकम दोनों के अंदर है, ई के अंदर भी और एफ के अंदर। इसको ये देखना है आपको कि अपने को इसमें जो एफ वाली जो इवेंट थी इसमें आपका 3 से ज्यादा नहीं, 1 2 3 है रेड डाई के अंदर, और इसके अंदर 1 2 3 वाले कौन से केस है? एक ये 3 और एक ये 2 वाला। बाकी के 2 केस है इसमें, तो इसमें भी 2 ही केस ढूंढना क्योंकि इसमें टोटल 5 थे और इसमें 18। ये 5 में से ही कॉमन होंगे, तो ये शुरू के 3 तो है ही नहीं, ये लास्ट के 2 आपके इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनको लिख दो। तो ये क्या हो गया 5,3 है क्या एक, और एक हो गया 6,2। तो दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 2। बस सारे एन ऑफ निकाल लिए अपन ने, एन ऑफ ई निकाल लिया, एन ऑफ एफ निकाल लिया, एन ऑफ इंटरसेक्शन एफ। अब अपन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाले। प्रोबेबिलिटी क्या निकालना? ऑब्टेनिंग द सम 8, इस इवेंट को अपन ने ई लिए, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, और इस इवेंट को अपन ने एफ लिए, तो पी ऑफ ई ऑन एफ अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई ऑन एफ। यहाँ पर ई जो है वो सम 8 वाली प्रोबेबिलिटी है, और आपको ये मालूम है कि जो एफ इवेंट है या जो रेड डाई है उसके ऊपर 4 से लेस नंबर आता है, तो विच इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी और एफ इवेंट है तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नीचे एफ था तो पी ऑफ, बस इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई में कितना? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में 2 है और एन ऑफ एस में 36 है, तो 2/36 हो जाएगी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 2/36। और पी ऑफ एफ, एन ऑफ एफ कितना है? एन ऑफ एफ है आपका 18 और एन ऑफ एस है 36, तो 18/36 हो जाएगा पी ऑफ एफ।
18/36। तो डबल फ्रैक्शन है तो 36 से 36 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 2/18। 2 से और कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, विच इज इक्वल टू 1/9। ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी आई कि obtaining a sum 8 given that red die resulted in a number less than 4, 1/9। तो ऐसे आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। आंसर चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। 10 का बी था, जो क्वेश्चन थे इसमें, ये आ गया 1/9। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अ फेयर डाई इज रोल्ड। देखिए फेयर डाई का मतलब ये होता है कि उस डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये प्रॉपरली प्रिंटेड है, उसको कहते हैं फेयर डाई। अगर एक भी डिजिट कम हो जाए 1 2 3 4 5 6 में से, किसी ने जैसे उसमें डाई में से पॉइंट लगे रहते हैं, कहीं पे 1 बना हुआ है तो किसी ने अपनी तरफ से एक उसमें और डॉट लगा दिया तो वो 1 गायब हो गया उसके अंदर, तो आपको 2 दिखने लगा और एक 2 उसके अंदर ऑलरेडी था, तो फिर वो जो डाई रहेगी वो अनबायस्ड हो जाएगी, बायस्ड हो जाएगी। मतलब उसके अंदर 2 तो है, 2 बार आ रहा लेकिन 1 गायब हो गया। कभी कभी किसी डाई में से कोई चीज मिट जाती है, 6 जैसे दिख ही नहीं रहा उसके अंदर, हट गया, उसमें भी किसी ने 1 लगा दिया तो 1 2 जगह आ गया उसके अंदर और 6 गायब हो गया उसके अंदर। तो ऐसी डाई को बायस डाई कहते हैं। ये अनफेयर डाई भी बोल सकते हैं या बायस्ड बोल सकते हैं। तो फेयर डाई या अनबायस्ड डाई उसको बोलेंगे जिसमें एक डिजिट एक ही बार आएगा और 1 से लेकर 6 तक डिजिट रहेंगे। तो फेयर डाई को आपको रोल करना, रोल किया जाता है। कंसीडर द इवेंट ई, एक इवेंट दी हुई है जिसके अंदर 1 3 5 मतलब 1 3 5 आ रहा है। एफ इवेंट दी हुई है 2 3 और जी इवेंट दी है 2 3 4 5। तो आपको ये सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर, तो अपन एक एक चीज लेते जाएंगे। चलिए सबसे पहले जब एक फेयर डाई को रोल किया जाता है तो इसका सैंपल स्पेस लिखते हैं और एन ऑफ एस निकालते हैं। और फेयर डाई इज रोल, फेयर डाई को अगर अपन रोल करेंगे देन इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। फेयर डाई का मतलब बताया मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6 रहेंगे उसके, 1 2 3 4 5 और ये 6, इतने पॉसिबल आउटकम होंगे। दैट इज एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। एक फेयर डाई को जब अपन रोल करेंगे तो उसमें 6 पॉसिबल आउटकम है। अब ई दिया हुआ है आपको, एफ दिया हुआ है, तो अपन इससे एन ऑफ ई एन ऑफ एफ ऐसा सब लिख लेते हैं। ई कितना दिया है, ये एक इवेंट डिस्क्राइब करके दिया 1 3 5 है। कितने एलिमेंट दिख रहे हैं इसमें, 3 एलिमेंट, तो दैट इज एन ऑफ ई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 2 3। फिर एफ दिया है 2 3, एफ है 2 3, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 2 है, तो दैट इज एन ऑफ एफ इज इक्वल टू 2। फिर जी को भी लिख लो, जी आपका दिया हुआ है 2 3 4 5, दैट इज एन ऑफ जी कितना हो जाएगा 1 2 3 4। बस इतनी इवेंट दी हुई। अब देखो अपने को निकालना क्या क्या है, अपने को निकालना है पी ऑफ ई ऑन एफ। तो इसके लिए अपने को ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी, ये एफ अपॉन ये, इसके लिए भी ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी। फिर चलो एक एक की बात कर लेते हैं अपन, एक एक में लिखेंगे, सब में नहीं लिखेंगे। फर्स्ट वाला लेते हैं, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो लिखते जाएंगे। फर्स्ट वाला क्या है, पी ऑफ ई ऑन एफ एंड पी ऑफ एफ ऑन ई, ये दोनों निकालना है। तो देखो दोनों में ई और एफ इवेंट दिख रही, तो हमको ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई की जरूरत पड़ेगी, अपने पास में नहीं है, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो पहले। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, ई में और एफ में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन, ये ई है और ये एफ। तो देखो 3 इसमें भी दिख रहा है आपको और 3 इसमें भी दिख रहा, एक ही एलिमेंट कॉमन है ई और एफ में, तो ये 3 आ गया आपका यहाँ पे। तो दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया आपका 1, एक ही एलिमेंट कॉमन है इसके अंदर। अब आपके पास में एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी है, एन ऑफ ई भी है, एन ऑफ एफ भी है, तो अब ये दोनों प्रोबेबिलिटी अपन निकाल सकते। तो फर्स्ट वाली P of E on F इज इक्वल, E और F दोनों इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F
और डिनोमिनेटर में यहाँ पर एफ है तो पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं, पी ऑफ एफ रख दो इसी के अंदर वैल्यू। देखो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को एन ऑफ एस से डिवाइड कर दो, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1 और एन ऑफ एस कितना है 6, तो 1/6 हो गई पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/6। फिर आ जाओ पी ऑफ एफ के ऊपर, पी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एफ कितना है, एन ऑफ एफ 2 है आपका और एन ऑफ एस 6 है, तो 2/6। ये डबल फ्रैक्शन है तो इस 6 से 6 को कैंसिल कर लो, तो पी ऑफ ई ऑन एफ आ गया आपका क्या 1/2। बस ये एक आंसर हो गया। अब अपने को एक निकालना है पी ऑफ एफ ऑन ई, ये निकाल देता हूँ इसको, एंड पी ऑफ एफ ऑन ई इज इक्वल टू, देखो ई और एफ इवेंट है तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसको ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, दोनों की बात एक ही। नीचे यहाँ पर ई है तो पी ऑफ ई से डिवाइड करो, पी ऑफ ई से डिवाइड करो। चलिए वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1 है और एन ऑफ एस कितना है 6 है, तो 1/6 हो गया पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। फिर पी ऑफ ई, एन ऑफ ई 3 है और एन ऑफ एस 6 है, तो 3/6 हो गया पी ऑफ ई 3/6। ये डबल फ्रैक्शन है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया फाइनली 1/3। ये आपकी सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, पी ऑफ ई आ गया 1/2 और पी ऑफ एफ अपॉन ई आ गया आपका 1/3। आ गया आसानी से। अब ये वाले पे चलते हैं, सेकंड पार्ट लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में पी ऑफ ई ऑन जी और पी ऑफ जी ऑन ई, ई और जी दिख रहा है आपको इसमें दो इवेंट, तो आपको ई इंटरसेक्शन जी या जी इंटरसेक्शन ई की जरूरत पड़ेगी, तो वो निकाल लेते अपने पास में है नहीं, तो ई इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा, देखो ई और जी में क्या चीज कॉमन है, उधर देख लो, ये ई है और ये जी है, इसमें है 1 3 5, इसमें है 2 3 4 5, तो क्या क्या कॉमन हो गया, एक तो 3 हो गया दोनों में और 5 हो गया, देख लो ये 3 और ये 5, ई और जी में 3,5 कॉमन, ध्यान से लिखेंगे 3,5। कितने एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, 2, दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 2। बस ये निकाल लिया अपन, ये इंटरसेक्शन जी निकालो या जी इंटरसेक्शन ई निकालो, एक ही बात। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, तो पी ऑफ ई ऑन जी इज इक्वल टू हो जाएगा, ई और जी इवेंट है तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन नीचे आपका जी है तो पी ऑफ जी। चलिए वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, नहीं रख देता हूँ, पी ऑफ इंटरसेक्शन जी, तो एन ऑफ इंटरसेक्शन जी 2 है और एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस से डिवाइड करना है 6 है, तो पी ऑफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6। फिर पी ऑफ जी, एन ऑफ जी कितना है देख लो, एन ऑफ जी आपका 4 है, इसको एन ऑफ एस से डिवाइड कर देंगे तो 4/6। ये डबल फ्रैक्शन है तो 6 से 6 कैंसिल कर लो, 2/4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये फाइनली आ गया आपके पास 1/2। ये हो गया आंसर, पी ऑफ ई ऑन जी निकाल लिया अपने 1/2। अब निकाल लो पी ऑफ जी ऑन ई एंड पी ऑफ जी ऑन ई। देखो जी और ई दो इवेंट है तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी लिखो या जी इंटरसेक्शन ई लिखो, बात एक ही, अपॉन नीचे आपका ई है तो पी ऑफ ई से डिवाइड करते, जो नीचे रहता है उसी से डिवाइड करते, वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। ई इंटरसेक्शन जी, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन जी 2 है और एन ऑफ एस आपका 6 है, तो पी ऑफ इंटरसेक्शन जी कितना हो जाएगा 2/6। फिर पी ऑफ ई, एन ऑफ ई कितना है, एन ऑफ ई देख लो, एन ऑफ ई 3 है, इसको एन ऑफ एस से डिवाइड कर देंगे 6 से, तो पी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। ये डबल फ्रैक्शन है, ये 6 से ऊपर जाएगा, 6 नीचे आया, कैंसिल कर लो, प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 2/3। ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई पी ऑफ जी ऑन, आ गई आराम से निकल रही। चलिए एक थर्ड पार्ट और है इसका, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई यूनियन एफ ऑन जी, ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालना है, एंड पी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अब देखो अपने को क्या करना पड़ता है, ये जितनी भी इवेंट यहाँ पे दिख रही है इनका इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इसको अगर अपन ई यूनियन एफ को यदि अपन सॉल्व करेंगे तो एक इवेंट मिलेगी आपको, इसका ई का और एफ का यूनियन ले लेंगे तो, और ये जी, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब इसको एक इवेंट लेंगे और इसका इंटरसेक्शन जी, ये निकालते अपन पहले। तो क्या निकालना पड़ेगा, ई यूनियन एफ, ये एक इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में, ये नीचे वाले के साथ, ये जी के साथ। फिर इसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपन, जैसे ये ए रहता है और ये बी रहता है, या ये पूरा ई रहता है और ये एफ रहता है, तो ये ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं अपन, निकालते हैं ना। फिर उसी की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। तो मैंने ये वाली इवेंट लिख लिया है इंटरसेक्शन जी। तो ई यूनियन एफ क्या हो जाएगा, पहले ई यूनियन एफ लिखते हैं अपन यहाँ पर। देखिए ई यूनियन एफ का मतलब क्या होगा, जो एलिमेंट ई में भी है और एफ में भी है और जो दोनों में भी है, कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना। तो देख लो इसके अंदर ई में आपका 135 है और एफ में आपका एफ ही है ना, हाँ, ई यूनियन एफ। तो ई में है 135 और एफ में है 23, तो क्या हो जाएंगे 1 2 3 5 आ जाएगा। देखो 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और ये 2 लिखेंगे और 3 लिखते, 3 को रिपीट नहीं करना है, इसके 135 पे आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, सीक्वेंस में लिखेंगे तो 1 2 3 5 1 2 3 5 आ जाएगा, 1 2 3 5। ये मैंने केवल अभी यूनियन लिखा है इसका, ई यूनियन है। अब इंटरसेक्शन जी के लिए यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा देता हूँ और जी को लिख देता हूँ पहले, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालें। जी क्या था आपका, जी था आपका 2 3 4 5, 2 3 4 5, आराम से लिखना 2 3 4 5। देखो ये मैंने लिखा है ई यूनियन एफ और ये लिखा है मैंने जी। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, देख लो क्या क्या कॉमन दिख रहा है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5, ये 3 एलिमेंट कॉमन है, तो ये 3 एलिमेंट आ गए। ये आ गया आपका 2 3 5, ध्यान से लिखेंगे भाई, कितने एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, 3 आ रहे हैं, तो दैट इज एन ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। इसके अंदर 3 एलिमेंट, एन ऑफ करके लिख दो इसको। अब अपने को नीचे जी है तो एन ऑफ जी की जरूरत पड़ी, तो एन ऑफ जी तो अपने पास में लिखा हुआ है पहले से, अब डायरेक्ट अपन ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं ये वाला ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ई यूनियन एफ ऑन जी इज इक्वल टू, अब देखना यहाँ पे, हाँ, ये वाली इवेंट और ये वाली इवेंट दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर रहती है, तो पी ऑफ ये ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ये आपकी ई हो गई, ये आपकी ई हो गई और ये आपका एफ हो गया। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी होगी, ई के प्लेस पे ये पूरा था तो वो लिखते, अपॉन नीचे क्या है जी है, तो पी ऑफ जी से इसको डिवाइड कर, ये समझ में आना चाहिए। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाल, अब ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसका एन ऑफ ये निकला हुआ है, एन ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 3, इसको एन ऑफ एस से डिवाइड, ये 3 है और एन ऑफ एस कितना आपका 6 है, एन ऑफ एस 6 है, ये एन ऑफ एस 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, किसको, एन ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी 3 है, इसको एन ऑफ एस से डिवाइड कर देते। तो ये हो गया आपका 3/6 और पी ऑफ जी की प्रोबेबिलिटी, एन ऑफ जी कितना है, एन ऑफ जी आपके पास में 4 और एन ऑफ एस है आपका 6, तो 4/6 हो जाएगा। पी ऑफ जी की प्रोबेबिलिटी 4/6, ये 6 से 6 कैंसिल कर लो, डबल फ्रैक्शन में है, ये क्या आ गया आपका 3/4, ये आपका आंसर है। देखिए जैसा लिखा है वैसे ही करना, आप इस इवेंट को एक इवेंट ले लेना और ये जी, मैंने पहले इसका इंटरसेक्शन निकाला एन ऑफ करके और ये प्रोबेबिलिटी हो गई, ये वैल्यू रख के सॉल्व करें तो 3/4 एंड ये वाला निकालो। देखो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी ए, ई इंटरसेक्शन एफ
इंटरसेक्शन, भाई दो इवेंट रहेगी, एक इवेंट आपकी ये वाली है और एक इवेंट ये वाली है, तो दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए अपने को। तो ये ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की पहले निकाल लो, फिर इसका एनआफ। ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, ई और एफ में क्या कॉमन है देख लो। ये ई है और ये एफ है, दोनों में 3 कॉमन है, केवल 3 आया यहाँ पे, आपका 3 आ गया। इंटरसेक्शन जी, जी वाला सेट लिख देते हैं यहाँ पर, कहाँ गया जी, ये 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा है तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये 3 कॉमन है दोनों के, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है 3, ये आ गया आपका। तो अब इसका यदि एनआफ लेंगे तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक ही एलिमेंट आ रहा है, दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 1, एक एलिमेंट आया। अब देखिए ये एन ऑफ इसका आ गया आपका, दोनों के इंटरसेक्शन, और इसको एन ऑफ एस से डिवाइड कर लेंगे तो इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, अब आप इसको निकाल सकते हैं। देयरफॉर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी। अब देखिए यहां पर ये दो इवेंट है तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, ये हो जाएगा आपका पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर आ गई, अपॉन नीचे जी है आपका, तो पी ऑफ जी हो जाएगा, पी ऑफ जी। चलिए अब ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसके एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी को एन ऑफ है 6 है आपका, तो ये 1 और वो 6, तो 1/6 हो जाएगी ये वाली प्रोबेबिलिटी, विच इज इक्वल टू ये 1/6 हो गई। और पी ऑफ जी, एन ऑफ जी में कितने एलिमेंट हैं, एन ऑफ जी में है आपके 4 और एन ऑफ एस में 6, तो 4/6 हो गया पी ऑफ जी, 4/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/4, ये आपका आंसर है। तो ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, आराम से फॉर्मूले बनाने हैं आपको, जो जो चीज़ की जरूरत है वैसे ही आंसर देख लो आप चाहो तो। 1/2 1/3 आए थे पहले वाले के 1/2 1/3, दूसरे वाले के देख लो 1/2 2/3 आए, दूसरे वाले का 1/2 2/3, और तीसरे वाले का देख लो 3/4 1/4, 3/4 1/4, थर्ड वाले के 3/4 1/4। क्वेश्चन नंबर 12, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। तो ऐसा assume करना है कि each born child, जो child born होता है तो उसकी जो born होने की जो चांसेस है वो इक्वली लाइकली है टू बी अ बॉय और अ गर्ल, मतलब बॉय के बर्थ होने की चांस भी उतने ही है और गर्ल के बर्थ होने के चांसेस भी उतने ही है, सेम चांसेस लेते हैं 50-50%। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अगर किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, वही ऑन वाली that both are girls given that the youngest is a girl। आपको प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालना है, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों भी गर्ल्स हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो अपन इसको ई ले लेंगे। गिवन दैट, जो गिवन वाली इवेंट रहती है वो नीचे रहती, क्या, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट मतलब नई वाली, जो छोटी वाली रहेगी वो यंगेस्ट, और जो बड़ी वाली होगी वो एल्डर। यंगेस्ट इज अ गर्ल मतलब जो फर्स्ट चाइल्ड आया, फिर जो सेकंड चाइल्ड आएगा वो क्या होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए, तो इसको अपन ले लेंगे एफ। आपको ये ई अपॉन एफ निकालना है, अगर आप इसको ई ले लेते हैं, इसको ई ले लेते हैं और इसको एफ ले लेते हैं, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई ऑन एफ, जो गिवन वाला रहता है वो नीचे आता है, और ये आपको कैलकुलेट करना है। फिर सेकंड पार्ट में गिवन दैट ये वाला आ जाएगा, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल होना चाहिए, तो इसको यदि आपने ई ले लिए तो इसको अपन एफ ले लेंगे, इसको सेकंड वाले केस में इसको एफ ले, ये एफ। क्वेश्चन को समझ लो, assume that each born child is equally likely to be a boy or girl, बॉय और गर्ल के बर्थ की जो चांसेस है वो इक्वल है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, फैमिली में 2 चिल्ड्रन है,
व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल, दोनों गर्ल्स है उस फैमिली के अंदर, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना। गिवन दैट क्या, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट मतलब जो छोटी वाली होगी, पहले एक बड़ी हुई फिर एक दूसरी छोटी वाली जो है वो यंगेस्ट गर्ल होना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। इसको अगर अपन एफ ले ले तो पी ऑफ ई ऑन एफ निकालना है। और सेकंड पार्ट में एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक गर्ल होना चाहिए, ये आपको गिवन है, तो इसको एफ ले लेंगे और ये दोनों भी गर्ल हो, ये वाली ई है, तो यही आपको ई निकालना है किसके ऊपर, इस एफ के ऊपर। तो दोनों को वन बाय वन लेंगे। सबसे पहले अपन सैंपल स्पेस बनाते हैं उसका कि एस फैमिली में अगर 2 चिल्ड्रन है तो उसके क्या क्या चांसेस है 2 चिल्ड्रन होने के। 2 चिल्ड्रन होने के देखो, पहली भी गर्ल हो गई और दूसरी भी गर्ल, दोनों भी गर्ल्स, ऐसी सिचुएशन आ सकती, पहली गर्ल्स हो गई और दूसरा बॉय हो गया, ये सिचुएशन आ सकती है, एक गर्ल एक बॉय। ऐसा हो सकता है कि पहले बॉय है, बड़ा वाला बॉय है और यंगेस्ट जो है वो गर्ल, छोटी वाली गर्ल। ऐसा भी हो सकता है पहला वाला बॉय है और दूसरा वाला भी बॉय है, बस। इससे ज्यादा पॉसिबल केसेस नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, इससे ज्यादा आगे पीछे लिख सकते हैं आप इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेट के अंदर एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखा जा सकता है, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। दोनों गर्ल्स हो सकती है, दोनों बॉय हो सकते हैं, पहली गर्ल दूसरा बॉय, पहला बॉय दूसरी गर्ल, इससे ज्यादा सिचुएशन नहीं बनेगी। तो एन ऑफ एस कितना आ गया, दैट इज एन ऑफ एस आ गया आपका 4। अब ये 2 इवेंट ले लेते हैं अपन, ई और एफ। लेट ई इज एन इवेंट, ये वाले बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, इस इवेंट को मैंने ई लिया है और यही अपने को कैलकुलेट करना है। अब बोथ आर गर्ल्स की क्या क्या केसेस हो जाएंगे, यही एन ऑफ एस में से छाट छाट के लिख दो। तो दोनों गर्ल्स के लिए एक तो ये दोनों जी हो गए, बस दोनों गर्ल्स के लिए कितने केस दिख रहे हैं, एक ही केस है, तो जी जी हो, दोनों गर्ल्स हो। देखो इससे ज्यादा केस नहीं है, इसमें तो एक गर्ल एक बॉय है, इसमें एक बॉय एक गर्ल है, इसमें दोनों बॉय है, अपने को दोनों गर्ल्स चाहिए। तो दैट इज एन ऑफ ई कितना हो गया, 1, एन ऑफ ई तो 1 आ गया। अब गिवन वाले में एन ऑफ एफ है ना, तो यंगेस्ट इज अ गर्ल, इस इवेंट को अपन क्या ले लेते हैं, इस इवेंट को ले लेते हैं अपन एफ, फर्स्ट वाला केस में एफ ले लेते हैं, लेट एफ सच दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट जो है वो गर्ल होना चाहिए। तो यंगेस्ट किसको बनेंगे, देखो जैसे ये आपका, ये जो सेकंड नंबर पे ये यंगेस्ट है, सेकंड नंबर वाला यंगेस्ट होगा, तो यंगेस्ट गर्ल वाला केस ढूंढ लो आप, इसमें से एस में से कौन कौन सा। देखो इसके अंदर दिख रहा है यंगेस्ट गर्ल, तो एक तो आ जाएगा जी कॉमा जी, देखो इसमें यंगेस्ट वाली मतलब सेकंड नंबर वाली गर्ल होना चाहिए। इसमें यंगेस्ट वाला बॉय है सेकंड केस में, ये नहीं आएगा, जीबी में यंगेस्ट बॉय है, ये नहीं आएगा। ये बीजी में देखो पहला वाला बॉय यंगेस्ट वाली गर्ल है, तो ये वाला केस आ जाएगा बीजी, सेकंड नंबर की गर्ल होना चाहिए। ये बी इसमें तो है ही नहीं यंगेस्ट गर्ल आपकी, इसमें यंगेस्ट भी बॉय है आपका, तो ये नहीं आएगा, सिर्फ 2 केसेस आएंगे। दैट इज एन ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपका, एन ऑफ एफ हो जाएगा 2। ये 2 केसेस आ रहे हैं जिसमें यंगेस्ट जो है वो गर्ल है, देख लो आप यंगेस्ट वाली गर्ल, एंड ई इंटरसेक्शन है। आप बताओ ई और एफ इवेंट के अंदर क्या कॉमन है, ई के अंदर जीजी है और एफ के अंदर भी जीजी है, तो ये एक केस कॉमन होगा जीजी वाला, बस एक ही केस होगा, दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1। जरूरत पड़ती है अपने को इंटरसेक्शन। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाले, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, इसको अपने ई लिए, द यंगेस्ट गिवन दैट क्या है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो पी ऑफ ई ऑन एफ निकालना है। Therefore, the required probability, पहले वाले केस के लिए the required probability is P of E on F। E on F का मतलब है both are girls and youngest is a girl given है। देखो यहाँ पर E और F 2 इवेंट है, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नीचे एफ है तो पी ऑफ, रख देते हैं इसके अंदर वैल्यू। देखो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1 है और एन ऑफ एस कितना है 4 है, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/4 है।
फिर पी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एफ 2 है आपका और एन ऑफ एस 4 है, तो पी ऑफ एफ को 2/4, ये 4 डबल फ्रैक्शन में है, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 है। तो ये एक आंसर आ गया आपका। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई कि बोथ आर गर्ल्स और यंगेस्ट इज अ गर्ल गिवन, तो ये पी ऑफ ई ऑन एफ 1/2 आ गया। अब इसका सेकंड केस ले लेते हैं, एटलीस्ट वन गर्ल वाला। ये एटलीस्ट वन गर्ल ये गिवन है अपने, एटलीस्ट वन गर्ल ये एफ है, तो ई तो आपके लिए ये वाला ई अपने पास में निकला हुआ है, एन ऑफ ई 1 है। अब ये एफ इवेंट अपने को दूसरी सपोज करना पड़ेगा, ये वाला यहाँ पर, तो लेट एफ कौन सी इवेंट, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक गर्ल होना चाहिए। तो देखो कम से कम एक गर्ल में कौन कौन से केसेस आ जाएंगे, कम से कम एक गर्ल का मतलब चाहे फर्स्ट वाली गर्ल हो चाहे सेकंड वाली गर्ल हो, कम से कम एक होना चाहिए, दोनों भी गर्ल्स हो सकती है। तो देखो जी इसमें कम से कम एक गर्ल है, जीबी इसमें भी कम से कम एक गर्ल है, और बीजी इसमें भी कम से कम एक गर्ल है, और ये बीबी में कोई गर्ल नहीं, तो शुरू के 3 केसेस आ गए, जीजी जीबी और बीजी। जीजी इसमें कम से कम एक गर्ल है, जीबी कम से कम एक गर्ल है, बीजी कम से कम एक गर्ल है, और लास्ट वाला नहीं आएगा, दोनों बीबी वाले थे, दोनों बॉय बॉय थे। तो कितने केसेस आ गए इसमें, 1 2 3, दैट इज एन ऑफ एफ इज इक्वल टू 3। अब अपने को इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, एंड ई इंटरसेक्शन एफ। देखो आपका ये वाला ई तो यही वाला था, जीजी था, इसमें एक ही एलिमेंट था, इसमें जीजी, और इसमें है क्या, जीजी है, तो एक ही एलिमेंट कॉमन होगा, ये जीजी, दोनों गर्ल वाला, जो ई में भी है और एफ में भी है, तो एक के साथ दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 1। बस अब अपन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि दोनों भी गर्ल्स हो, उसमें गिवन क्या है कि एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई ऑन एफ, ई दोनों भी गर्ल से इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, और गिवन क्या है आपको कि एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एफ जो है वो एटलीस्ट वन इज अ गर्ल वाली इवेंट ली है, विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ई और एफ 2 इवेंट है, अब देखो यहाँ पर ई और एफ 2 इवेंट है, तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, और डिनोमिनेटर में आपका एफ था तो पी ऑफ, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगा, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाले अपन ने 1, और एन ऑफ एस कितना था आपका 4 था, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/4, कौन सी, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/4। अब पी ऑफ एफ, एन ऑफ एफ कितना है, एन ऑफ एफ ये निकला अपना 3, एन ऑफ एफ ये निकला 3, और एन ऑफ एस कितना 4, डबल फ्रैक्शन है, 4 से 4 कैंसिल कर लो, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/3। ये 1/3 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि दोनों भी गर्ल्स होगी, लेकिन उसमें जो गिवन है वो क्या है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक गर्ल होगी। दोनों आंसर आ गए, 1/3 आ गए और एक आ गया 1/4। आंसर चेक करके दिखाते, पहला 1/2 और दूसरा 1/3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, पहला 1/2 और दूसरा 1/3, भैया है ना। देखो फर्स्ट वाला 1/2 और सेकंड वाला 1/2। क्वेश्चन नंबर 13, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक। एक इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर मतलब कोई पढ़ाने वाले को बोलते हैं, जैसे ये ITI वगैरह टाइप के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जो टीचर रहते हैं उसको टीचर ना बोल के इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक, एक इंस्ट्रक्टर है, उसके बाद में क्वेश्चन बैंक है, कंटेनिंग ऑफ 300 इजी, और उस क्वेश्चन बैंक के अंदर 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी इजी टाइप के हैं, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, और उसके अंदर 200 डिफिकल्ट टाइप के ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ टाइप के क्वेश्चन है 500 इजी, एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 400 जो है वो डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस हो जाते हैं ना, MCQ डिफिकल्ट टाइप के भी रहते हैं, इसी टाइप के भी रहते हैं। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अब इतने सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, किसमें से, उस क्वेश्चन बैंक में से, पूरी क्वेश्चन बैंक में से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, दैट
इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, इजी क्वेश्चन होना चाहिए, तो इस इवेंट को मैं ई ले लूंगा। ये अपने को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि वो जो क्वेश्चन बैंक में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे वो इजी टाइप का होना चाहिए, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, उसको ई ले लेंगे, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालना आपको। गिवन दैट, आपको क्या गिवन है, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको ये गिवन है कि वो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वो जो क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, इसको मैं ऐप ले लूँ। मतलब आपको फाइनली क्या निकालना है, ई अपॉन एफ निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ निकालना है, ये वाली प्रोबेबिलिटी आपकी नीचे रहेगी। क्वेश्चन समझ आ रहा, एक इंस्ट्रक्टर है, उसके पास में एक क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है, इजी और डिफिकल्ट। फिर उसी में 500 मल्टीपल इजी चॉइस क्वेश्चन है और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, उसमें से एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया जा रहा है इतने सारे क्वेश्चन में से, फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, वो इजी क्वेश्चन होना चाहिए, इसको अपन ई ले लिए अपन। गिवन दैट वाली इवेंट नीचे रहती है, आपको मालूम दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये आपको पता है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब आपको पी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है। तो पी ऑफ ई अपॉन एफ के लिए अपने को ई इवेंट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, एफ इवेंट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, और नीचे पी ऑफ एफ से आप उसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का टाइप क्या क्या दिया हुआ है आपको, टाइप दिया हुआ है आपको, एक तो ट्रू फॉल्स टाइप का और एक एमसीक्यू टाइप का, और उसमें भी दो लेवल है, एक है आपका क्या इजी और एक है डिफिकल्ट। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, उससे अपने पास में टोटल नंबर आप क्वेश्चन लिखे रहेंगे, और कौन कितने इजी और कितने डिफिकल्ट है, कितने एमसीक्यू इजी है, कितने एमसीक्यू डिफिकल्ट है, वो एक टेबल से आपको देख के समझ में आ जाएगा। फिर अपन फटाफट इसकी इवेंट में इसको रख देंगे। एक टेबल बना लेता हूँ, देखिए आप भी ऐसा बना लीजिए, 3 लाइन ड्रा कर दो, 1 2 3, दो आ जाएंगे और एक में टोटल आ जाएगा। देख लो कि मैं कैसा बना रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइप, ये क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन का टाइप क्या है, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इधर टाइप में क्या है, इजी, इजी टाइप के हैं, और डिफिकल्ट टाइप, डिफिकल्ट, इजी और डिफिकल्ट। और यहाँ लिख दो टोटल, और यहाँ भी लिख दो टोटल, तो दोनों टोटल एक जैसे आना चाहिए। अब देखो टाइप, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप के, उसमें इजी और डिफिकल्ट टाइप के, यहाँ टोटल और यहाँ टोटल। तो देखो इजी टाइप के ट्रू फॉल्स कितने, 300 इजी ट्रू फॉल्स, तो यहाँ आ गया आपका 300 आ गया। फिर देखो 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, ये डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स कितने हैं, 200, लिख दो 200। ये हो गया। देखो ट्रू फॉल्स में दो क्वालिटी के थे, एक इजी थे आपके 300 और डिफिकल्ट थे आपके 200। फिर ये एमसीक्यू में आओ, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये एमसीक्यू और इजी में लिख दो 500। फिर एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये एमसीक्यू का कॉलम और इसमें डिफिकल्ट ये वाले 400। बस इतने ही क्वेश्चन है, 300 इजी डिफिकल्ट, 300 इजी ट्रू फॉल्स है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस है, 400 आपके डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस है। टोटल कितना हो जाएगा देखो, ये 300 प्लस 500 800, ये 800 कैसे है, इजी टाइप के क्वेश्चन टोटल 800 है। फिर ऐसा टोटल कर लो 200 400 600, 600 आपके डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है। अब ऐसा भी टोटल कर लो, ट्रू फॉल्स वाले टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 300 प्लस 200 500, और एमसीक्यू टाइप के कितने क्वेश्चन है टोटल, इजी है 500 और डिफिकल्ट है 400, ये 900 है। अब देखो, अब आप यहां से टोटल करो और यहां से टोटल करो तो एक जैसा आएगा, 800 प्लस 600 टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 800 प्लस 600 1400 होगा। आप इधर से टोटल करो तो भी 1400, इधर से टोटल करेंगे 500 प्लस 900 की, ये भी 1400, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1400 है। टेबल समझ में आया आपको, 1400 टोटल क्वेश्चन, 1400 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन बैंक के अंदर, और ये पूरा जो डेटा यहाँ लिखा हुआ था उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब अपन इसमें से चीजों को अपन आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। टोटल 400 क्वेश्चन है, उसमें 300 इजी टाइप के ट्रू फॉल्स है,
200 डिफिकल्ट टाइप के ट्रू फॉल्स है, 500 इजी टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 400 डिफिकल्ट टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टोटल आपके 1400 क्वेश्चन है, उसमें इजी टाइप के टोटल 800 है, डिफिकल्ट टाइप के टोटल 600 है और टोटल डिफिकल्ट और टोटल ट्रू फॉल्स आपके 500 है, टोटल एमसीक्यू आपके 900 है, टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बैंक के अंदर जो है वो 1400। चलिए अब अपन ने एक इवेंट को ई लिया और एक पे एफ लिया, इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं पहले सपोज करके। लेट ई इज एन इवेंट, क्या ई को क्या ले लो, एन इजी क्वेश्चन ले लो, एन इजी क्वेश्चन। अब देखो इजी क्वेश्चन कितने हैं इसके अंदर, इजी क्वेश्चन ये वाली है, इजी वाली लाइन, तो 300 ट्रू फॉल्स वाले हैं और 500 एमसीक्यू वाले, तो 800 क्वेश्चन जो है वो इजी है। तो दैट इज एन ऑफ ई क्या हो जाएगा आपका, नहीं लिख देता हूं, दैट इज एन ऑफ ई इज इक्वल टू 800। देखो बेटा टेबल देख के आपको समझ में आना चाहिए, इजी वाले क्वेश्चन बोल रहे हैं, इजी क्वेश्चन लिए ई को यहाँ से देख के। अब इजी क्वेश्चन देख लो, ये 300 और 500 ये तो डिफिकल्ट है आपके 200 400, तो इजी क्वेश्चन 800 हो गया। एंड एफ इवेंट ले लो, सच दैट कौन सी, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको एमसीक्यू क्वेश्चन दे लो, एमसीक्यू एफ ले लेते हैं, एमसीक्यू एमसीक्यू देखो दैट इज, अब कितने एमसीक्यू है इसमें, एन ऑफ एफ देख लो, ढूंढो एमसीक्यू कितने हैं। देखो ये एमसीक्यू वाला कॉलम है, तो एमसीक्यू में 500 आपके इजी है और 400 आपके डिफिकल्ट है, तो 500 प्लस 400 900 हो गए टोटल, एन ऑफ एफ जो है वो 900 आपके एमसीक्यू टाइप के। अब अपने को ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, जो ई में भी हो और एफ में भी हो। देखो ई में इजी क्वेश्चन था, एफ में एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू में दो टाइप के हैं, एमसीक्यू में आपका इजी भी है और डिफिकल्ट भी है, और ई क्या था, केवल इजी क्वेश्चन था, तो कॉमन क्या आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा कॉमन इजी। तो इजी क्वेश्चन कितने हैं इसके अंदर, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, कॉमन क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ इजी एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू आएगा, क्योंकि देखो इजी क्वेश्चन में आपके क्या क्या है, ट्रू फॉल्स वाले भी है ना, ट्रू फॉल्स वाले भी इजी में और एमसीक्यू वाले भी है, और एफ के अंदर क्या है, केवल एमसीक्यू है, एफ के अंदर केवल एमसीक्यू है, और ई के अंदर आपके ट्रू फॉल्स भी और एमसीक्यू भी, तो कॉमन क्या हुआ, एमसीक्यू, और कौन सा एमसीक्यू होना चाहिए, इजी टाइप का एमसीक्यू, तो कॉमन हो जाएगा इजी एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू। ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो इजी एमसीक्यू होगा, तो दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, देख लो इजी एमसीक्यू कितने दिख रहे हैं, ये है एमसीक्यू, एमसीक्यू का कॉलम, इसमें इजी एमसीक्यू है 500, ये 400 तो आपके डिफिकल्ट है, तो ई इंटरसेक्शन एफ का एन ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा 500। ध्यान से करना भाई, सारी चीजें लिखी है वहां पर, ध्यान से डिस्क्राइब करना, उसको पहले एनालाइज कर लो और फिर लिखो, बस अब आपके पास में सब आ गया। अब अपने को निकालना क्या है, ई अपॉन एफ निकालना, तो देयर फोर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूँ, देयर फोर द required probability is P of E on F। E को अपन ने इजी क्वेश्चन लिए और गिवन दैट क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर E और M इवेंट है, तो ऊपर आपका दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इंटरसेक्शन F, नीचे F है तो P ऑफ F से डिवाइड कर दें, इक्वल टू इसमें वैल्यू रख देते हैं। अब देखना P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगा, N ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है 500, और टोटल कितना है N ऑफ S कितना है आपका 1400, ये N ऑफ S है आपका, ये वाला, ये 1400 टोटल क्वेश्चन है, N ऑफ S है इक्वल टू 1400, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1400 क्वेश्चन बैंक के अंदर। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास में है 500 को 1400 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका 500 अपॉन 1400। उसके बाद एन ऑफ पी ऑफ एफ कैसा आएगा, एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एफ कितना है 900 और अपॉन
एन ऑफ एस 1400, 900 अपॉन 1400, 900 अपॉन 1400। देखो ये डबल फ्रैक्शन में है तो 1400 से 1400 कैंसिल कर लो, 500 अपॉन 900 आएगा, इसको भी और कैंसिल कर लेंगे, न्यूमरेटर में 500 और डिनोमिनेटर में 900, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, तो फाइनली आ गया 5/9, क्या आ जाएगा 5/9। ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई है कि जो क्वेश्चन था वो इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था और आपको ये मालूम था कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आ गई 5/9। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, ये एग्जामिनेशन में आता है, ये 5/9। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, दो डाइस को रोल कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं, तो टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, वो दोनों नंबर डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट मतलब अलग अलग, एक जैसे ना हो, जैसे 1 1 ना हो, 2 2 ना हो, 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसे नहीं होना चाहिए, अलग अलग, एक 1 है तो दूसरा 2, एक 1 है तो दूसरा 3, इस टाइप के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। अब देखना इसमें आपको प्रोबेबिलिटी किस बात की कैलकुलेट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर का सम है वो 4 होना चाहिए, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जो अपने को कैलकुलेट करना रहता है उसको अपन ई लेते हैं, तो ये इवेंट ई लेंगे इसको, और गिवन दैट यहाँ पे देखो शुरू में दिया हुआ है, जो गिवन दैट रहता है वाली इवेंट नीचे आती है, गिवन दैट क्या है, ये वाली इवेंट की, टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, ये गिवन है आप, ये गिवन है, और गिवन वाली इवेंट नीचे आती तो इसको अपन एफ ले लेंगे, ये एफ हो जाएगा। तो अपने को निकालना क्या है, ई अपॉन एफ निकाल। देखो इस क्वेश्चन में और अभी के क्वेश्चन में अंतर क्या आ रहा कि अपने को जो प्रोबेबिलिटी निकालना रहता था वो पहले लिखा रहता था, अब जिसको अपनी जो प्रोबेबिलिटी अपने को कैलकुलेट करना है वो उसने बाद में लिख दिया, और जो गिवन था उसको पहले लिख दिया, तो गिवन वाले को एफ लेते हैं अपन, और जो फाइंड आउट करना रहता है उसको ई लेते हैं। तो अब ये दोनों इवेंट को अपन डिस्क्राइब करके लिखेंगे, पहले टू डाइस को थ्रो कर रहे थे, इससे अपन टोटल नंबर ऑफ केसेस लिख लेते हैं इसके एन ऑफ एस, इसके बाद में ई और एफ को डिस्क्राइब करके जो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है पी ऑफ ई ऑन एफ, ये कैलकुलेट कर लें। तो टू डाइस आर थ्रो, टू डाइस आर थ्रो, दो डाइस को फेंका जा रहा है, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, पहले में 6, दूसरे में 6 6 6 36, तो एन ऑफ एस लिख लेते हैं डायरेक्ट, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 × 6, तो ये 36 केसेस आएंगे। अब दोनों इवेंट ले लेते हैं, पहले ये वाली इवेंट ले लेते हैं अपन जो अपने को कैलकुलेट करना रहता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ई वाली, ये ले लेता हूँ वेट, किसी को भी ले सकते हैं लेकिन जो अपने कैलकुलेट करना उसको पहले लेते ई। क्या सपोज कर लो इसको, सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स है, नंबर्स ऑन द डाइस, ऑन द डाइस इज 4, दोनों डाइस के ऊपर नंबर्स का सम जो है वो 4 होना चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें 4 सम आ जाए, देखो पहली डाइस पे 1 आ जाए और दूसरे पे 3 आ जाए तो 4 हो जाएगा, पहली डाइस पे 2 आ जाए दूसरे पे भी 2 आना पड़ेगा तब 4 होगा, पहली डाइस पे 3 आ जाए दूसरे पे 1 आना पड़ेगा, 3, 1 4 हो जाएगा, बस इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा। फिर 4 ले लेंगे एक पे और दूसरे पे, तो उधर बड़े हो जाएंगे 4 आना चाहिए, तो ये 3 केसेस आगे पीछे लिख सकते हैं आप इसको। देखो एक पे 1 आया, एक पे 3 आया, एक पे 2 आया, एक पे 2 आया, 4 हो गया, एक पे 3 आया, एक पे 1, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो 3 केसेस आ रहे 1 2 3, तो एन ऑफ ई तो आ गया आपका 3, दैट इज एन ऑफ ई इज इक्वल टू 3। ये 3 केसेस ऐसे आएंगे जिसमें दोनों नंबर का सम कितना होगा 4 होगा, इससे ज्यादा केसेस नहीं बनेंगे। अब दूसरी इवेंट ये वाली जो अपनी गिवन है उसको ले लेते हैं अपन, एंड क्या बोल रहा, द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, ये डिफरेंट नंबर होना चाहिए, डिफरेंट नंबर, डिफरेंट नंबर्स। देखिए डिफरेंट नंबर्स का मतलब क्या होता है कि सेम नहीं होना चाहिए,
तो सेम नंबर क्या क्या हो सकते हैं दोनों में, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ऐसे 6 आप हटा दो इसमें से, किसमें से, ये 36 में से। तो 36 में से 6 हटा देंगे सेम नंबर वाले, तो डिफरेंट नंबर वाले बच जाएंगे कितने, 30। तो इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ऐप को लिख देता हूँ। डिफरेंट नंबर्स का मतलब होगा एक्सेप्ट डबलेट्स, एक्सेप्ट डबलेट्स, डबलेट्स को छोड़ के जो भी नंबर होंगे, डबलेट्स किसको बोलेंगे, दोनों में 1 1 आ गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट्स है। तो डबलेट्स को छोड़कर तो एक्सेप्ट डबलेट्स का मतलब दैट इज एन ऑफ एफ इज इक्वल टू, टोटल आपके 36 थे, उसमें से डबलेट वाले 6 है, 6 माइनस कर देंगे तो एन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 30। देखिए 30 केसेस ऐसे होंगे जिसके अंदर नंबर डिफरेंट रहे, डिफरेंट मतलब अलग अलग होना चाहिए, पहली डाई पे अलग और दूसरी पे अलग। और 6 केसेस ऐसे थे एक्सेप्ट डबलेट्स जिसमें नंबर सेम थे, 1 1 2 2 3 3, तो उसको हमने 36 में डाल दिए तो 30। अब अपने पास में एन ऑफ एफ भी आ गया, एन ऑफ ई भी आ गया, दोनों के कॉमन निकालना पड़ेगा अपने को, इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा आपका, ई इंटरसेक्शन एफ देखो, ई वाले के अंदर तो केवल ये 3 ही केसेस थे, है ना, और इसके अंदर आपके 30 केसेस हैं। ये कम वाले में क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर तो आपके डबलेट वाले है ही नहीं, और इसमें एक डबलेट दिख रहा है आपको, तो ये वाला तो होगा ही नहीं, इसमें तो डबलेट एक भी नहीं है ना, ये 30 में तो पूरे बिना डबलेट वाले नंबर है। तो ये 1,3 और 3,1, ये 2 केसेस ऐसे आएंगे जो ई में भी रहेंगे और इस ऐप के अंदर भी रहेंगे। इसमें 2,2 ये डबलेट वाला है, और इसमें तो डबलेट है ही नहीं आपका, तो ये वाला छोड़ के ये बचे हैं 1,3 और 3,1, ये ई इंटरसेक्शन ऐप के अंदर आएंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 1,3, थोड़ा समझ के करना, और 3,1। देखो इसमें से मैंने ये डबलेट वाले को नहीं लिया ई वाले में से, और इसमें तो आपके डबलेट वाले है ही नहीं, अपने डबलेट वाले हटा दिए, तो ये 2 केसेस इसके कॉमन होंगे, दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन ऐप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। ई इंटरसेक्शन ऐप आपका 2 हुआ, समझ में आना चाहिए। अब आपके पास में इंटरसेक्शन भी है और अलग अलग वो भी, अब आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। अपने को ये लिख दिया मैंने इस पे ई और इस पे एफ लिख दिया, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देयरफॉर the required probability is P of E on F। देखिए E on F का मतलब होगा क्या, कि sum of numbers on the dice is 4 given that the 2 numbers appearing on throwing 2 dice are different। तो E और F 2 इवेंट है, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नीचे F है तो P ऑफ है, बस इसमें वैल्यू रख देते हैं। P ऑफ E इंटरसेक्शन F को N ऑफ E इंटरसेक्शन F आपका 2 है और N ऑफ S आपका 6 है, तो 2/36 हो गया P अपॉन E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी। और नीचे P ऑफ F है, तो N ऑफ F कितना है, N ऑफ F है आपका 30 और N ऑफ S है आपका 36, 30/36, 30/36, ये डबल फ्रैक्शन है, तो 36 से 36 कैंसिल कर लो, क्या बच गया 2/30, तो 30 को और कैंसिल कर लो 2 से, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 1/15 हो गया। तो फाइनली अपने पास में क्या आ गया, 1/15। देखिए ये 1/15 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि दोनों नंबर के ऊपर सम जो है वो 4 आएगा, और गिवन आपको यह है कि दोनों डाई के ऊपर जो नंबर है वो डिफरेंट होंगे 1/50। ये आंसर हो गया। आंसर चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। 14 नंबर का क्वेश्चन 1/50। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट आपको कंसीडर करना है ऑफ द थ्रोइंग अ डाई, ऑफ थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को थ्रो करने वाला, एक डाई में 6 पॉसिबल आउटकम। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल डाई के ऊपर आता है, मतलब 3 आता है या 6 आता है, तो थ्रो द डाई अगेन, तो आपको डाई को फिर से फेंकना है। 3 आ गया तो आपको डाई को फिर से फेंकना है, 6 आ गया तो आपको डाई को फिर से फेंकना है। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, और अगर 3 और 6 के मल्टीपल के अलावा कोई और नंबर आता है, टॉस अ कॉइन, एक कॉइन भी पड़ा हुआ है उसको टॉस कर देना। 3 और 6 आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा, तो आपको डाई को एक बार और फेंकना है, और अगर कोई और नंबर आ गया, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया या 5 आ गया, ये कोई 4 नंबर में से कोई आ गया, तो आपको एक कॉइन को टॉस करना है। फिर कॉइन को टॉस करने हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना ऑफ द इवेंट
किसकी? द क्वाइन शोज अ टेल, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको। द क्वाइन शोज अ टेल मतलब जिस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना उसको अपन ई ले लेते हैं, तो ये वाली इवेंट ई रहेगी अपनी। गिवन दैट, और जो चीज गिवन रहती है वो नीचे आती है, तो गिवन दैट क्या बोल रहा है? एटलीस्ट वन डाई शोज अ थ्री, कम से कम एक डाई के ऊपर क्या आना चाहिए? थ्री आना चाहिए। गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ, जो गिवन रहता है उसको अपन एफ बोलते हैं, ये वाली इवेंट एफ रहेगी। अब जैसा उसने बोला है वैसा एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, उससे सैंपल स्पेस लिखते हैं, फिर ई इवेंट लिखेंगे, फिर एफ इवेंट लिखेंगे, फिर एन ऑफ ई एन ऑफ एफ निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर अपने को फाइनली ई ऑफ एफ निकालना, ई ऑन एफ निकालना। तो चलिए देखिए, सैंपल स्पेस बनाता हूं मैं डायरेक्ट। सैंपल स्पेस एस, क्या बनाना है? कंसीडर द एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को फेंकने का। अ मल्टीपल ऑफ थ्री कम्स अप थ्रू अ डाई अगेन, तो थ्री के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? थ्री और सिक्स होते हैं। तो चलिए देखिए, ये मान लीजिए अपने डाई को फेंके तो थ्री आ गया, थ्री का मल्टीपल आ गया। अगर थ्री का मल्टीपल आ जाए तो क्या बोल रहा है वो? थ्रो अ डाई अगेन, तो आपको डाई को फिर से फेंकना है। अगर थ्री का मल्टीपल थ्री आ गया तो फिर दूसरी बार फेंकेंगे तो वन आ सकता है, 3,1। थ्री आया तो दूसरी बार फेंकने पर टू आ सकता है। थ्री का मल्टीपल थ्री आया तो दूसरी बार फेंकने पर थ्री आ सकता है। थ्री का मल्टीपल थ्री आया तो दूसरी बार फेंकने पे फोर आ सकता है। थ्री का मल्टीपल थ्री आया तो दूसरी बार फेंकने पे फाइव आ सकता है। थ्री का मल्टीपल थ्री आया तो दूसरी बार फेंकने पे सिक्स आ सकता है। अब थ्री का मल्टीपल के साथ पे अपन ने सब ले लिए, 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए पहली बार फेंके आपने तो सिक्स आ गया, सिक्स भी थ्री का मल्टीपल है, तो दूसरी बार फेंकेंगे तो वन आ सकता है, 6,2 हो सकता है, 6,3 हो सकता है। थ्री का मल्टीपल आ रहा है तो 6,4 भी आ सकता है। अगर सिक्स आया, थ्री का मल्टीपल है, तो दूसरी बार में फाइव आ सकता है। सिक्स आया तो दूसरी बार में सिक्स आ सकता है। देखो मल्टीपल के साथ में थ्री, थ्री मल्टीपल के साथ में 1 2 3 4 5 6 तक ले लिए। फिर सेकंड मल्टीपल सिक्स भी हो सकता है, सिक्स के साथ में 1 2 3 4 5 6 तक ले लिए। अब कोई और नंबर आता है थ्री और सिक्स को छोड़ के, तो थ्री और सिक्स को छोड़ के कौन कौन से नंबर होंगे? वन होगा, टू होगा, फोर होगा और फाइव होगा। तो देखो जैसे वन आ गया कभी पहली डाई पर, तो अब आपको क्वाइन को टॉस करना है, तो वन के साथ में एच आ सकता है, क्वाइन को टॉस करेंगे। वन के साथ में आपका टेल भी आ सकता है। फिर अगर टू आ गया आपका, टू भी आपका थ्री के मल्टीपल के अलावा नंबर है, तो फिर क्वाइन फेंकेंगे तो एच आ सकता है। टू आया तो टू के साथ में क्वाइन फेंकेंगे तो टेल आ सकता है। टू के साथ में, वन के साथ में एच टी और टी एच, वही केस बनेंगे, एक एच आएगा या टी आएगा। फिर टू के साथ में भी एच आएगा या टी आएगा। फिर अगर थ्री तो नहीं लेना है अपने को, क्योंकि थ्री तो थ्री के मल्टीपल ले लिया अपन। अब अगर मान लीजिए फोर आता है, फिर क्वाइन फेंकना है तो एच आ सकता है। फोर आया आपका, फोर के साथ में क्वाइन फेंकना है आपको तो टेल आ सकता है। फिर फाइव ले सकते हैं अपन, फाइव आ गया तो फिर क्वाइन फेंकना है, फाइव के साथ में एच आ सकता है, फाइव के साथ में टेल आ सकता है आपका। सिक्स नहीं लेना है क्योंकि सिक्स को ले लिए अपन ने मल्टीपल वाले में, तो बस इतने केसेस बनेंगे। देखो कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। जब थ्री और थ्री का मल्टीपल आया तो हमने डाई को एक बार और फेंके। अगर कोई और नंबर आया आपका, एनी अदर नंबर कम्स, टॉस अ कॉइन, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितने केसेस हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 केसेस आ रहे हैं। दैट इज एन ऑफ एस इज इक्वल टू 20। ध्यान से बनाएंगे आप, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। जैसा बोला है वैसा, अगर मल्टीपल आ रहा है थ्री का तो आपको डाई को एक बार और फेंकना है, और अगर कोई और नंबर आ रहा है, अदर फोर नंबर में से कुछ आ रहा है, तो फिर आपको एक कॉइन को टॉस करना है। तो ऐसे 20 केसेस होगा। अब ये दो इवेंट सपोज करते हैं अपन फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। द इवेंट दैट द कॉइन शोज अ टेल, ई इवेंट लेता हूं मैं, लेट ई इज एन इवेंट द कॉइन शोज अ टेल, कॉइन के ऊपर टेल आना चाहिए। तो देखो इसमें कितनी इवेंट दिख रही है जिसमें क्वाइन पर टेल आ रहा है। क्वाइन पे टेल आने वाला एक तो ये दिख रहा 1, टी, एक दिख रहा 2, टी, एक दिख रहा 4, टी, और एक दिख रहा 5, टी। कितने केसेस है? ये चार केसेस है। 1 2 3 4, क्वाइन तो इसी में फेंका जा रहा है ना, इसमें टेल आने वाला। लिख लो ये चारों केसेस को, 1, टी, 2, टी, 4, टी और 5, टी। कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4, क्वाइन के ऊपर टेल आ रहा है। दैट इज एन ऑफ ई हो गया आपका 4।
दैट इज एन ऑफ ई इज इक्वल टू 4। एन ऑफ ई की वैल्यू तो 4 आ गई। अब एफ इवेंट ले लेते हैं, एंड एफ क्या लेना है? एफ इवेंट गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3। देखिए कम से कम एक डाई के ऊपर 3 आना चाहिए, तो कम से कम एक का मतलब एक पे ऊपर भी 3 आ सकता है और दोनों के ऊपर भी 3 आ सकता है। तो ढूंढो कम से कम एक पे 3 आने वाले कितने केसेस है। देखो इसमें एक पे 3 आ रहा कम से कम, इसमें भी कम से कम एक पे 3 आ रहा, इसमें भी कम से कम एक पे 3 आ रहा, और इसमें दोनों में भी 3 आ रहा। तो ये एटलीस्ट 1 में आ जाएगा ये वाला केस 3 का मतलब। इसमें देखो कम से कम एक पे 3 आ रहा, इसमें भी कम से कम एक पे 3 आ रहा, इसमें भी कम से कम एक पे 3 आ रहा, इसमें देखो इसमें भी कम से कम एक पे 3 आ रहा, इसमें नहीं आ रहा 3, इसमें भी नहीं आ रहा 3, इसमें कम से कम एक पे 3 आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा कम से कम एक पे 3, इसमें भी नहीं आ रहा कम से कम एक पे 3, इसमें भी नहीं आ रहा कम से। बाकी तो फिर आपके इसमें तो 3 है ही नहीं आपका, क्योंकि ये अदर नंबर से मल्टीपल के अलावा। तो देखो ये जो जिसको मैंने ग्रीन से किया है, कितने केसेस है ये? 1 2 3 4 5 6 7 केसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3 है। देख तो ये वाले केसेस 7 केसेस 3,1 एटलीस्ट 1 3 आया, 3,2 3,3 मैंने ग्रीन से हाईलाइटर से किया है, 3,3 3,4 3,5 3,6 और 6,3। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज एन ऑफ एफ तो आ गया आपका 7। अब देखो एन ऑफ ई भी आ गया, एन ऑफ एफ भी आ गया, एन ऑफ एस भी निकाल लिया अपन ने। अब ए इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी अपने को, तो ए इंटरसेक्शन एफ देख लो, ई इंटरसेक्शन एफ, ई में और एफ में क्या क्या कॉमन? ई का ये, इसमें तो टी वाले थे और इसमें टी वाला एक भी नहीं है, दिख रहा है कि इसमें टी वाला एच वाला कुछ नहीं है इसमें, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट आर 5 बोल सकते हो आपको। तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए? दैट इज कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया आपका? कोई भी एलिमेंट नहीं आया इसमें, तो 0। अब डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं अपन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर द required probability is क्या? P of E on F। देखिए E on F का मतलब है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, द क्वाइन शोज अ टेल, ये आगे टेल की प्रोबेबिलिटी, ई को टेल वाली लिए अपन ने, गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3 यार। तो P ऑफ E on F को क्या लिख सकते हैं अपन? ई और एफ दो इवेंट है तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, नीचे एफ है तो पी ऑफ एफ से डिवाइड कर, चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालेंगे? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ 0 है और एन ऑफ एस आपका 20 है, तो 0/20। पी ऑफ एफ, एन ऑफ एफ कितना है आपका? 7 है और एन ऑफ एस आपका 20 है, 7/20। ये 20 से 20 तो कैंसिल हो जाएगा, 0/7 और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 0, यह आंसर हो जाएगा। मतलब ये कोई इम्पॉसिबल इवेंट होगी जिसमें क्वाइन के ऊपर टेल आए और एटलीस्ट वन डाई शोज 3, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, और प्रोबेबिलिटी 0 हो सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट के। आंसर दिखाता हूं मैं आपको इसका। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन, आंसर 0। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 16 एंड 17, दो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर, इसमें करेक्ट आंसर चूज करना। क्वेश्चन नंबर 16, if p of a 1/2 है, p of b 0 है, then p of a on b, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a on b डायरेक्ट निकाल लेते हैं। p of a on b इज इक्वल टू, देखो ऊपर आपका यहाँ a और b दो इवेंट है तो ऊपर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी p ऑफ a इंटरसेक्शन b, और नीचे आपका b है तो p ऑफ, इनकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। p ऑफ a इंटरसेक्शन b नहीं दिया हुआ तो इसको ऐसे ही रहने, a इंटरसेक्शन b, p ऑफ b की वैल्यू 0 दी हुई। देखो
जीरो होना नहीं चाहिए, जीरो नीचे आ गया मतलब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जीरो से किसी चीज को, अब ये कोई ना कोई वैल्यू होगी इसकी, अपने को नहीं मालूम कुछ भी होगी प्रोबेबिलिटी, उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। जीरो से किसी क्वांटिटी को डिवाइड करो, पॉजिटिव क्वांटिटी को, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इसको नॉट डिफाइंड बोल सकते हो, नॉट डिफाइंड, तो डिफाइंड मीन, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, जीरो, 1/2 नॉट डिफाइंड, डी 1 है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैंने लिख के बताया, डायरेक्ट देख के ही कर सकते कि बी जीरो दिया है, यहाँ पे नीचे बी है, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो डिफाइंड, अपन ने जब डिफाइन किए थे तब भी बताया था आपको कि नीचे की प्रोबेबिलिटी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये रहा 16 का सी। देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स, ए और बी इवेंट्स है, सच दैट पी ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी ऑन ए, दोनों इक्वल दिया हुआ, तो देन कौन सी सिचुएशन इक्वल है, तो मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ, तो चार ऑप्शन में से एक आ जाएगा, पी ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी इज इक्वल टू पी ऑफ पी ऑन ए, का मतलब मालूम है आपको, बी ऑन, उनका मतलब मालूम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए है बी के ऊपर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए के ऊपर। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में, ए और बी दो इवेंट है, तो ऊपर उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, नीचे पी है तो पी ऑफ बी से उसको डिवाइड करें, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ बी और ए इवेंट है, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो या पी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात एक ही, और नीचे ए है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैंसल, ये वन अपॉन पी ऑफ बी इज इक्वल टू वन अपॉन पी ऑफ ए, रेसिप्रोकल ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका वन में कर दो, इसका वन में कर दो, फाइनली आ गया पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, जो गिवन कंडीशन थी उसको मैंने सॉल्व करा, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये नहीं है, ए इज इक्वल टू बी, ये भी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, ये भी नहीं है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये आपकी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। सर अपन ने पहले देख लिया, तो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज हैज कंप्लीटली डन। देखिए इस टाइप से एक्सरसाइज पूरी तरह से डन।